डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में, डायलॉग में हम हैं बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देशबंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज राहुल गांधी ने फाइनली तुगलक लेन वाला अपना बंगला खाली कर दिया है और नए पते पर वो अब चले गए हैं। ये देखिए, ट्रक में उनका सामान जा रहा है। राहुल गांधी अब नए पते पर, और नया पता है 10 जनपद। जी हाँ, 10 जनपद। बहुत सुना हुआ लग रहा होगा आप लोगों को ये पता। 10 जनपद, दिल्ली। जी हाँ, राहुल गांधी अब अपनी मां सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर रहेंगे। वे कब तक वहां रहेंगे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी उनकी सजा रद्द करने वाली याचिका पर फैसला आना बाकी है। सूरत की सेशंस कोर्ट में सुनवाई तो पूरी हो गई है 13 तारीख को, आप सबको पता है, लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जो 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा कि फैसले में क्या कुछ अदालत का कहना है। यानी अब से 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि राहुल गांधी की 2 साल की सजा रद्द होती है, सजा कम होती है या नहीं होती है। और अगर सजा रद्द होती है या कम होती है तो उनकी सांसद की सदस्यता जो है वो सांसदी उनकी बरकरार कब तक हो पाएगी। होना चाहिए तुरंत, तो सदस्यता बहाल होती है या नहीं होती है ये भी है। और अगर राहुल गांधी फिर से सांसद बनते हैं तो फिर अब उन्हें कौन सा सरकारी बंगला मिलेगा। तुगलक लेन वाला जो बंगला है वो तो खाली कर दिए और बहुतों की नजर उस पर टिकी होगी। कई लोग तो वहां शायद कैमरे वैमरे भी लगा करके फिट करके आ गए होंगे। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी का अभी केवल पता बदला है दोस्तों, उनकी राजनीति के तेवर नहीं बदले हैं। राहुल गांधी अब भी अपने दांव से मोदी जी को मात देने में लगे हुए हैं। मोदी जी स्पेशली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी मतलब मोदी, इसलिए। और यह बात मैं नहीं बल्कि बीजेपी के लोग कहते हैं। तो बीजेपी को उलझनों में राहुल गांधी डाल रहे हैं। किस तरह राहुल के दांव से घिर रही है बीजेपी, इसके कुछ ताजा उदाहरण, ताजा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। बुधवार यानी आज से 3 दिन पहले, आज शुक्रवार है, बुधवार परसों बीता हुआ, राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। यानी कि 4 लोग थे उसमें। और इससे बीजेपी बेचैन हो ही रही थी कि कल यानी गुरुवार को शरद पवार यानी एनसीपी के जो चीफ हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके चीफ शरद पवार के साथ में राहुल गांधी और खड़गे साहब की मुलाकात हुई। इसमें भी विपक्षी एकता की बात हुई। शरद पवार को तो बीजेपी अपने पाले में लेने में लगी हुई है। अजीत पवार के जरिए, उनके भतीजा जो हैं अजीत पवार, उनके जरिए ये माहौल भी बनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की महाअघाड़ी में टूट पड़ चुकी है। महाविकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र में है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इसमें टूट पड़ चुकी है, ये कहा जा रहा है भतीजा राम की तरफ से। लेकिन शरद पवार की राहुल गांधी से मुलाकात ने साफ कर दिया है कि वे सब साथ साथ हैं। यानी शरद पवार भी अब राहुल के खेमे में है, कांग्रेस के खेमे में कह सकते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत के मुताबिक, अगर उनकी बात माने तो उनके मुताबिक पवार साहब ने राहुल गांधी को एक सीख दी है। सीख ये दी है, सीख न कहें तो सलाह कह सकते हैं। सलाह ये दी है कि आप फटाफट जल्दी से जल्दी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलिए और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से भी मिलिए। इन दोनों से आप मिलिए। और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं, वो सोमवार को, ये आने वाला परसों जो सोमवार है, उस सोमवार को, परसों नहीं, परसों तो रविवार है, उसके बाद वाला सोमवार को उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं केसी वेणुगोपाल। वो मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो क्या राहुल गांधी का पैगाम लेकर केसी वेणुगोपाल जो हैं वो जाने वाले हैं मुंबई और मिलने वाले हैं वहां उद्धव ठाकरे से? खैर, शरद पवार अरविंद केजरीवाल को भी साथ लेने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, राहुल गांधी को उन्होंने ये भी सलाह दी है कि आप अरविंद केजरीवाल से भी बात कीजिए। क्या शरद पवार ने भी देख लिया है कि इस लड़के में दम है, इसलिए वो भी अब आ रहे हैं, वो भी सलाह दे रहे हैं? कुछ तो बात है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। और नीतीश कुमार ने तो राहुल गांधी से मिलने के बाद केजरीवाल से मुलाकात कर ही ली, ये आप लोगों ने देखा। सियासी पर्दे पर यह सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि बीजेपी जब तक एक मुलाकात का विश्लेषण करे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे या अपनी रणनीति बनाए, तब तक दूसरी मुलाकात की तस्वीरें यहां सामने मीडिया के जरिए आ जाती हैं और बयान सामने आते हैं
तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अब आगे क्या करे। बीजेपी के लोग उहापोह की स्थिति में चले जाते हैं। जाहिर है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में विपक्ष तेजी से सक्रिय है। वो हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं है कि कोई चुनावी जीत उसे थाली में परोसकर दे देगा। राहुल गांधी खुद विपक्षी एकता की पहल कर रहे हैं और ये सबको दिख रहा है। उनके दांव से, यानी राहुल गांधी के दांव से बचने के लिए बीजेपी अब फिर जांच एजेंसियों के भरोसे दिख रही है। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तो पहले से ही जेल भेज दिए गए हैं। अब खबर है कि 16 तारीख को, अब इस खबर की पुष्टि भी हो गई है, 16 तारीख, इसी 16 यानी सोमवार 16 तारीख को केजरीवाल को सीबीआई ने आबकारी घोटाले में समन कर दिया है। केजरीवाल किस तरह जांच एजेंसी यानी सीबीआई का सामना करते हैं ये वक्त बताएगा, और बीजेपी इसका कोई फायदा उठा पाती है या नहीं ये भी जल्द पता चल जाएगा। लेकिन कर्नाटक, उसका जिक्र न करें तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करना ही बेकार है। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को नुकसान की खबरें आ रही हैं दोस्तों। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी, आप सब जानते होंगे नाम, और अब तो बहुत पॉपुलर नाम हो गया है लक्ष्मण सावदी। लक्ष्मण सावदी के जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आ रही हैं और इस बात की पुष्टि कांग्रेस ने कर दी है। खास बात यह है कि सावदी साहब को मोदी जी के कहने पर ही डिप्टी सीएम बनाया गया था। बीजेपी चाहे तो अब अपनी ट्रोल आर्मी सावदी के पीछे लगा दे, लेकिन चिड़िया तो अब खेत चुग चुकी है। वैसे ट्रोल आर्मी अभी अपना ध्यान टाइम मैगजीन पर भी लगा सकती है। सही सुन रहे हैं आप, टाइम मैगजीन दुनिया के नंबर 1 मैगजीन में से एक, टॉप मैगजीन्स कह सकते हैं, नंबर 1 कहें ना कहें, टॉप मैगजीन्स नंबर 1 भी, जिसने लगातार दूसरे साल विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की जो सूची जारी की है, लिस्ट जो जारी की है, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम नहीं है, उनका नाम शामिल नहीं किया है। कहां तो बीजेपी और आरएसएस के लोग जो हैं मोदी जी को विश्वगुरु बताने में लगे हुए हैं, और कहां 100 लोगों की सूची में भी मोदी जी का नाम नहीं है। बीजेपी के नेता पश्चिमी मीडिया या मोदी सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया से वैसे ही खार खाए बैठे रहते हैं। उन्हें राहुल गांधी जैसे लोगों से इसी बात की शिकायत है कि इनके कारण दुनिया में मोदी जी का नाम खराब हो रहा है। लेकिन अब टाइम मैगजीन ने जब मोदी जी को अपनी सूची में नहीं रखा है, बल्कि यहां मजेदार तथ्य देखिए कि इस 100 लोगों की जो सूची है, लिस्ट है, उसमें शाहरुख खान को जगह दे दी गई है। तो क्या बीजेपी का नाराज होना जायज नहीं है? शाहरुख खान उसमें है लेकिन मोदी जी नहीं है। हो सकता है बीजेपी इसमें भी कोई देश विरोधी एंगल ढूंढ ले। शायद राहुल गांधी गए थे अभी विदेश, उन्होंने वहां नाम कटवा दिया हो, या कोई और गया था, तो ये भी एंगल ढूंढा जा सकता है। वैसे एक खबर और भी है, वो खबर आज टेलीग्राफ अखबार से है। आज टेलीग्राफ में अपने लेख में सोनिया गांधी ने, जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इसी हफ्ते आपने एक लेख सोनिया गांधी का, एक आर्टिकल सोनिया गांधी का आपने द हिंदू में पढ़ा, और आज बाबा साहब अंबेडकर साहब की जयंती है, जन्मदिन है, और उस पर एक लेख सोनिया गांधी ने अंबेडकर जयंती के बहाने लिखा है, बता दिया है कि असली विरोधी देश में कौन है, देश विरोधी असली कौन है। सोनिया गांधी ने क्या कुछ लिखा है जरा देख लेते हैं फटाफट। सोनिया गांधी कह रही हैं कि आज असली देशद्रोही वे हैं जो धर्म, भाषा, जाति और लिंग के आधार पर भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ बांटने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। शुक्र है शासन के प्रयासों के बावजूद भारतीयों में भाईचारे की भावना गहरी है। ये जो लाइनें हैं, ये बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं सोनिया गांधी ने, लेकिन ये कुछ लाइनें आपके सामने रखने का मकसद यही है, इसको रिपीट कर दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हैं, और खासकर लास्ट लाइन जो है कि शुक्र है शासन के प्रयासों के बावजूद भारतीयों में भाईचारे की भावना गहरी है। ये कह रही हैं आज असली देशद्रोही वे हैं जो धर्म, भाषा, जाति और लिंग के आधार पर भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ बांटने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी लिख रही हैं। यानी कहने की जरूरत नहीं कि सोनिया गांधी का इशारा किसकी तरफ है। सोनिया गांधी को यकीन है कि भारत में भाईचारा अब भी मजबूत है। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बात बार बार कही है। सोनिया गांधी के एक हफ्ते में 2 लेख आ गए हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार की जमकर खिंचाई की है। तो कुल मिलाकर एक तरफ लेखनी का वार हो रहा है तो दूसरी तरफ मुलाकातों से एकता की रणनीति बन रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस की यह पहल कितना असर दिखाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। आइए दोस्तों आज चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह राहुल के दांव से घिर गई है बीजेपी। क्या सचमुच ऐसा है? समझते हैं।
आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़े। देखिए 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फुल हाउस है आज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, जुड़ गए हैं, सीधे कार में हैं और जल्दी ही घर पहुंचने वाले हैं। प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर स्वामी जी, आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। प्रशांत जी भी लौट के आ गए हैं, बाहर थे, आप सबको पता है, बिहार गए हुए थे, बिहार से लौट के आए हैं और वहीं से शायद नीतीश कुमार को भेजे थे, ऐसी खबर भी आ रही है। खबरों में आजकल बहुत है प्रशांत टंडन जी। दूसरी बात ये कि संजय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब इनसे भलीभांति परिचित हैं। संजय जी लगातार हमारे साथ, कम से कम सप्ताह में एक दिन तो मैं इनको खींच के ले ही आता हूं और इनकी जो बातें, इनके विचार आप लोग सुनते हैं। संजय जी, आपका स्वागत करता हूं। धनंजय कुमार जी, अभी भी जो बैकग्राउंड है उससे साफ समझ में आ रहा है कि राजस्थान में हैं और राजस्थान में क्या दांव पेच चल रहा है उसको बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। और राजस्थान के एक जो छोटे नेता हैं, 2 नेता हैं, एक बड़े हैं जो मुख्यमंत्री है, छोटे नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। छोटे नेता इधर दिल्ली में हैं और वो बड़े बनने के ख्वाब में यहाँ बैठे हुए हैं। खैर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी, आप जुड़े हुए हैं वहाँ से। हमारे साथ दीपक पाचपोर जी हमारे साथी उधर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी बहुत कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में भी। और साथ में इधर दिल्ली से हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सातों हिंदुस्तानियों का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और स्वागत है आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। 7 हिंदुस्तानी याद आ गई फिल्म, इसलिए यहाँ 7 हिंदुस्तानी कह दिया था, वरना सब हम हिंदुस्तानी हैं। और आप लोग जो यहाँ हैं, जो बाहर हैं, कहीं भी हमें देख रहे हैं, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, कहीं के भी हो, सार्क कंट्रीज को हो या बाहर के हों, मुझे पता है कि सब देखते हैं और सब हम सब भाई भाई हैं। अभी सोनिया गांधी ने जो कहा कि भाईचारा हमारे यहाँ बहुत मजबूत है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो सोनिया गांधी का दांव, या कहे तो सोनिया गांधी का लेक अटैक, और इधर राहुल गांधी जो हैं घर से बाहर सोनिया गांधी के पास चले गए हैं। तो ये दोनों अगर साथ साथ, माँ बेटा साथ साथ हैं, जो नेपोटिज्म की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते हैं, कहते हैं कि यहाँ तो परिवारवाद परिवारवाद, अब फिर परिवार एक करने में कौन, आखिर परिवार एक कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ही तो कर रही है, नहीं तो अलग अलग थे, तीनों एक साथ ले आए। क्या कहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? चलिए थोड़ा लाइट मोड से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत गंभीर बातें हैं, लेकिन लाइट मोड इसलिए क्योंकि देखिए माँ बेटा एक साथ रहेंगे तो यहाँ तो एक लेख, एक आलेख, आर्टिकल लगातार एक सप्ताह में 2 बार, और इसमें भी परेशानी इतनी है कि बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है सोनिया गांधी के आर्टिकल पे। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लोकतंत्र की बात करें तो संविधान की बात होगी, संविधान की बात होगी तो बाबा साहब खुद ब खुद याद आएंगे, और आज तो उनको नमन करने का दिन है। क्या कुछ कहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, एक चीज जो आपने बताई, ये जो टाइम्स मैगजीन में लिस्ट आई है उसमें शाहरुख खान का नाम है और एसएस राजामौली का नाम है, और जो दूसरी पॉलिटिशियंस की लिस्ट है उसमें हमारे मान्यवर का नाम नहीं है। देखिए वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता है कि भक्त लोग जिस पे ज्यादा रहते हैं वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। भक्तों का जो अटैक था वो था 2 जगह पर, एक था फिल्म इंडस्ट्री पे और एक था शाहरुख खान पे। शाहरुख खान फेमस हो गया, उसका लिस्ट में नाम आ गया, राजामौली जो फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं उनका नाम आ गया। और जहां तक पॉलिटिशियंस का नाम है, जैसे आपने बताया कि 5 बार मोदी जी का नाम आया है, उसमें से केवल 1 बार उनका नाम आया है जिसमें पॉजिटिव इंपैक्ट की वजह से उनका नाम आया है। 1 बार जो है वो न्यूट्रल इंपैक्ट की वजह से आया है और 3 बार नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से आया है। मैंने जो उसमें नाम लिए जाते हैं वो नाम इसलिए नहीं लिए जाते कि प्रभावशाली का मतलब वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों का भी नाम लिया जाता है जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट उनका सोसाइटी के ऊपर होता है। तो मान्यवर का जो नाम है वो 3 बार नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से है कि हिंदुस्तान में जो एक चुनावी तानाशाही चल रही है, माने चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को माध्यम बनाकर जिस प्रकार से सारे संविधान की जितनी मूल भावनाएं हैं और स्तंभ है उनको खत्म किया जा रहा है। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन भी है, उनको भी मैं अपना प्रणाम करता हूं। तो जो उन्होंने एक धारणा गांधी जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर लोहिया ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इस देश में डाली थी, उसको तोड़ने का जिस प्रकार से 9 साल में प्रयास हुआ है, तो जो सोनिया जी ने कहा, देखिए वास्तविकता में यही देश की भावना है। आज 2 नैरेटिव हैं, एक जो तोड़ रहे हैं, जो 2 नेशन थ्योरी लेके आए थे, इस बार वो 5-6 नेशन थ्योरी लेके आए हैं और देश को खंड खंड में विभाजित कर देंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं
और हम जैसे लोगों का ये कर्तव्य है भारत माता के प्रति कि हम देश को जोड़ें, सभी धर्म संप्रदाय जातियों को जोड़ें। और जो बाबा साहब ने अपना एक आधार रखा था देश के संविधान के माध्यम से, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, लोहिया जी ने जो सपना देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना देखा था, गोडसे जैसे और सावरकर जैसे लोग इसको ध्वस्त न कर पाएं और देश का संविधान खतरे में न पड़े, देश एकजुट रहे, इसके लिए जो सोनिया जी ने कहा है। और राहुल जी ने मकान छोड़ दिया, अब 20 तारीख को जो निर्णय होगा वो पता चलेगा। देखिए, वो मां और बेटे अब साथ रहेंगे। और एक बेटा हमने देखा है जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठकर अपनी 95 साल की मां को अपने पास नहीं रख पाया। किसी भी सनातनी का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि जिस मां ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, जब उसकी वृद्धावस्था हो तो अपने पास रखे और जो भी सुख उसको प्राप्त हो वो अपने मां के चरणों में अर्पित करे। ये एक बच्चे का कर्तव्य होता है और यही हमारी सनातन परंपरा है। तो ये सनातन परंपरा का जो निर्वहन कर रही है सोनिया गांधी, जो भारतीय नारी की तरह से एक मां का रूप दिखा रही हैं, और उनका बेटा, ये है भारत की हमारी जो परिवार की परंपरा है। और दूसरी तरफ हमने ऐसे भी परंपरा देखी है जिसमें 95 साल की मां को लाइन में लगाया गया और कभी वो सुख सुविधा का उपभोग नहीं करने दिया गया, जो कि वो खुद करते हैं। 5 बार ड्रेस बदली, लेकिन मां को सुख का उपभोग राजीव जी नहीं करने दिया। ये है हमारी सनातन परंपरा। जी, सनातन परंपरा की बात, और उसमें भी जो राजनीति चल रही है, कैसे राजनीति इसके इर्द गिर्द चलती है, कैसे अब अगर हम मोदी जी की बात ना करके अगर राहुल और उनकी माताजी यानी सोनिया जी की बात करें, तब भी आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है देश में। लेकिन इससे इतर राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, ये समझने की भी ज़रूरत है। राजनीति में ज़रा सीधे आना चाहता हूँ प्रशांत जी आपके पास। जो ये एक तरफ देखिए सोनिया गांधी का आर्टिकल, ये एक साथ अभी तक सोनिया गांधी बिल्कुल ही, और क्या ये कहना सही होगा कि सोनिया गांधी के आर्टिकल के बाद जो हिंदू में पहला आर्टिकल आया, आज तो दूसरा आर्टिकल टेलीग्राफ में आया है, हिंदू में जो पहला आर्टिकल आया उसके बाद शरद पवार ने यू टर्न या कुछ सोचा? क्योंकि उसके बाद देखिए बहुत सारी मतलब घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला है और हर मीटिंग में राहुल गांधी मौजूद हैं। और जो बातें आ रही हैं कि राहुल गांधी को शरद पवार ने सलाह दी है कि आप उद्धव ठाकरे से मिलिए और ममता बनर्जी से मिलिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें जो बाहर निकल के आ रही हैं, और जिसका आगे हम लोग देख रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल उद्धव ठाकरे से मिलने सोमवार को जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं रास्ता साफ कर रहे हैं कि हाँ मुलाकात होगी। किस रूप में देखा जाए सोनिया गांधी के आर्टिकल्स को? एक तो हम लोग इस बात की शायद चर्चा नहीं कर रहे हैं इस बहुत सारी खबरों की भीड़ भाड़ में कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट क्या रहा, और भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट अभी भी एक मिस्ट्री है। क्योंकि शायद कर्नाटक के इलेक्शन में, क्योंकि वो 24 दिन वहाँ पे रही थी, तो उसका जो आउटकम होगा वो हम कोई मैप कर पाएंगे कि हाँ भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट क्या रहा। लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियन, राजीव जी, हम लोग तो विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो इस मैदान का खिलाड़ी है, उसको मालूम होता है इम्पैक्ट क्या है। तो ये जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द भीड़ जमा हो रही है, उसका एक वजह भारत जोड़ो यात्रा भी है। दूसरी बात देखिए राजीव जी, बहुत सारा मीडिया विपक्ष को तोड़ने में लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग जो कुछ विश्लेषक बैठ के जो बातें करते हैं, मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि आप देखिए उसको, कि हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले, राजीव जी अगर याद होगा तो इसी मंच पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि शरद पवार के बयानों पे मत जाएं। उनकी एक लंबी पॉलिटिक्स है, और उस लंबी पॉलिटिक्स में कभी भी उन्होंने केंद्र में बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया है। दूसरी एक बात यहाँ पे आई थी इसी मंच पे, और वो मेरे साथ इंटरव्यू में भी आई थी प्रियंका चतुर्वेदी के, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की डिप्टी लीडर है राज्यसभा में, और उन्होंने ये कहा था उस वक्त, ये 2 महीने पहले की बात है राजीव जी, उन्होंने कहा था कि जो महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी
जो महाराष्ट्र में गठबंधन में है वो यूपीए जैसा कोई एक्सपेरिमेंट होगा, यूपीए 3 उसमें भी होंगी, और आज हमको वो तस्वीर दिखाई दे रही है। एक तीसरी बात और आई थी जी, जिसमें मैंने कहा था कुछ ही सप्ताह में हमको विपक्षी एकता का एक रूपरेखा दिखनी शुरू हो जाएगी, एक ब्लूप्रिंट दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस ब्लूप्रिंट को वोट शेयर और सीटों के हिसाब से देखिए राजीव जी, तो ये अधिकांश, इसमें थोड़े ही से लोग बाहर हैं, यानी 39% प्लस 61%, ये 61% का जमावड़ा है जो साथ में आ रहा है। ये मेजॉरिटी वोट बैंक है, और ये अगर 2014 और 2019 में होता तो नतीजे कुछ और होते। लेकिन बहुत अच्छी बात है, देश के लिए सुखद है कि जब संविधान पे सबसे बड़ा खतरा है, संवैधानिक लोकतंत्र पे खतरा है, अदालतों पे और चुनाव आयोग और किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां काम करें, मीडिया किस तरह से काम करे, मीडिया पे किस तरीके का अंकुश, वो सारे खतरों के बीच में आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के इस दिन ये तस्वीर हम देख रहे हैं जो संविधान को जिंदा रखने और संविधान को मजबूत करने की का एक एविडेंस है जो हमको सामने दिख रहा है। तीसरी और एक आखिरी बात मैं जोड़ के अपनी बात खत्म करूंगा इस बार कि 10 जनपद के बगैर ये चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि आपने सोनिया गांधी के आर्टिकल और राहुल गांधी अब 10 जनपद में रहेंगे। जी। मैंने कांग्रेस क्योंकि लंबे समय तक कवर की है एक संवाददाता के तौर पे, तो मैंने 10 जनपद के इर्द गिर्द की गतिविधियों को बहुत करीब से देखा है। आप देखिए कि सोनिया गांधी 10 जनपद में रह रही थी नरसिम्हा राव के समय में भी, और वो उनका बहुत बुरा दौर था, हाशिए पर चली गई थी, राजनीति में नहीं थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त 1996 में अमेठी से पहली बार 10 जनपद में रहते हुए ही अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ, नरसिम्हा राव के, सोनिया गांधी ने पब्लिक मीटिंग की थी, उनके खिलाफ तो नहीं की थी, लेकिन एक बात कही थी उन्होंने कि मेरे पति की जांच का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, आप मेरी वेदना समझ सकते हैं। वो राजनीतिक बयान था सोनिया गांधी का, वो इंडिकेशन था कि वो राजनीति में आ रही हैं। और उस पब्लिक मीटिंग में अमेठी में बतौर संवाददाता में मौजूद था। उसके बाद आप देखिए 10 जनपद को, फिर वो शरद पवार ने पार्टी छोड़ी जी। 10 जनपद के बाहर 10-12 दिनों तक मेला लगा रहा, तमाम देश भर से कांग्रेस के लोग आ गए वहां पे। और उसके बाद सोनिया गांधी वापस अध्यक्ष बनी और उसी 10 जनपद में रहकर वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आई, और उसी 10 जनपद से 2 बार सत्ताधारी पार्टी भी बनी कांग्रेस यूपीए के साथ मिलकर। तो 10 जनपद ने बहुत अहम भूमिका निभाई है भारत की राजनीति में। और अब हम एक 10 जनपद को एक बिल्कुल नए रोल में देखेंगे कि जब सोनिया गांधी एक राजनीति के स्तर पर हैं, पीक पर अपने, और एक उभरते हुए राजनीतिक और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी उसी 10 जनपद में रहेंगे। आप देखिए कि 2 राजनीतिक शक्तियां एक ही छत के नीचे, ये बहुत सिग्निफिकेंट है भारत की राजनीति के इतिहास में, और इसको दर्ज किया जाएगा। राजीव जी।
जी बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल है। भारत के राजनीति, पॉलिटिकल साइंस के अगर स्टूडेंट जो हैं, जो सुन रहे होंगे, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये चर्चा, इसलिए क्योंकि जो कुछ इतिहास में चल रहा है, जो कुछ पॉलिटिक्स में चल रहा है, वो कल इतिहास बन जाता है और उसके पन्नों को पलट करके ही आप आगे कुछ समझ सकते हैं। दूरदर्शिता जिसको कहते हैं, क्या कुछ चल रहा है उसको समझने के लिए आज को समझना जरूरी है, यानी जनरल नॉलेज बढ़ाइए। जनरल नॉलेज में ये है कि आज क्या कुछ चल रहा है। आज सोनिया गांधी का आर्टिकल, और दूसरी तरफ राहुल गांधी सोनिया गांधी के घर पे रहने चले गए, और 20 तारीख को राहुल गांधी के इस केस पर फैसला आना है। तो देखिए कितनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, शरद पवार दिल्ली आते हैं, नीतीश कुमार केजरीवाल से मिलते हैं, और आज केजरीवाल को समन भेज दिया जाता है सीबीआई का कि सोमवार को आइए, आपकी पूछताछ होनी है। क्या सबका कुछ तार जुड़ा हुआ है? समझने की कोशिश करें। अब प्रेम कुमार जी, आप जुड़े हुए हैं और दिल्ली की गलियों से निकल रहे हैं, सड़क पे हैं, जरा आप तक आवाज जा रही होगी कि किस रूप में देखा जाए ये पूरे घटनाक्रम को। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी राजीव जी, आज की सबसे बड़ी घटना यही है जो 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी। ये आज की बड़ी घटना है, और इसकी पृष्ठभूमि जो आप बता रहे हैं कि जो विपक्षी दलों के बीच एकता की जो कोशिश हो रही, लेकिन जो राजनीति दिखती है हमेशा वो वही नहीं होती। सीबीआई उनकी जांच करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, ये तो दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो घटनाएं हैं, हम ये जान रहे हैं कि दिल्ली में जब से बीजेपी चुनाव हारी है, स्थानीय एमसीडी वाली चुनाव, उसके बाद आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर चुकी है, और आम आदमी पार्टी जो एक तेवर दिखा रही है कि वो चुनौती देगी या विपक्षी एकता में योगदान करेगी, तो इसको लेकर के एक पहल के रूप में। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दिल्ली का को जो राज्य का जो दर्जा है, ये बीजेपी लगातार खटक रहा है, उसका भी इससे संबंध है। अभी देखिए बिजली सब्सिडी को लेकर के उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी, जो कि खत्म हो रही थी। दिल्ली सरकार की वो बड़ी पहल थी। तो दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना है, दिल्ली के राज्य का दर्जा का भी सवाल है और विपक्षी एकता का भी सवाल है। एक प्रेशर पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पर बना के रखना है कि उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सके। ये आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी एक पार्टी है बीएसपी, जिस पर की वो प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर जाती है। बीआरएस को यानी टीआरएस जो पहले थी, उस पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी राजनीतिक कवायद भी चल रही है। और आप देखेंगे कि जो हम तो ये मानते हैं कि जो एनकाउंटर वाला जो एपिसोड पैदा हुआ है, यह लगातार टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है, वो कर्नाटक में बीजेपी में जो लगातार भगदड़ है उसका ध्यान हटाने के लिए स्क्रीन पर एक नई खबर डाल दी गई है। ये है एनकाउंटर की खबर। इसको हम इसी रूप में देखते हैं। वो एक अपराध की घटना नहीं है, उसके और भी बहुत सारे मायने हैं। संदेश देने की कोशिश है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, और वो सारी चीजें हो रही हैं। और ये हो रही है तो क्यों हो रही? तो निश्चित रूप से हम लोग जब शुरुआत में बात किया करते थे कि राहुल गांधी जब यात्रा लेकर निकल रहे थे तब हम लोग कहा करते थे कि जब ये यात्रा खत्म होगी तो भारत में राजनीति बदल चुकी होगी। तो राजनीति बदल चुकी है, और उसी राजनीति के बदलने का परिणाम है कि अब हम विपक्षी एकता जो कह रहे हैं ना, दरअसल यहाँ यूपीए को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। विपक्षी एकता की भी कवायद चले और यूपीए का विस्तार हो, ये कांग्रेस की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उसमें अगर शरद पवार ने ये सुझाव दिया है कि उद्धव ठाकरे से मिले या शिवसेना को भी मिलाया जाए, जैसे मड़ी है वैसा उस चीज को सेंट्रल लेवल पर स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो ये उसकी कवायद है। क्योंकि जब तक यूपीए स्ट्रॉन्ग नहीं होगी
कांग्रेस विपक्षी एकता में सबकी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा करके कांग्रेस को कमतर दिखा करके जो कोशिश की जाती है वो लोग सफल होंगे। लेकिन ये सब उसका काट यही है कि यूपीए का विस्तार करके कांग्रेस अपने लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी को और उसके ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट को जो दावा है जो दिखे उसको वो दर्शाए और बताए। तो उस दिशा में मेरे ख्याल से काम चल रहा है और थोड़ी सी कनेक्टिविटी ठीक हो तो और मैं अपनी बात रखूंगा। बिल्कुल, तब तक आप घर पहुंचिए और फिर सेकंड राउंड में आपके पास आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप रख रहे हैं, बहुत कुछ जो चल रहा है उसका एक पिक्चर आप, उसकी तस्वीर आप सामने रखने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही शानदार। और सीधा आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। संजय जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे और फिर प्रेम कुमार जी भी उससे थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से और अभी जो पिछले 3-4 दिनों में जो तस्वीरें बदलती हुई बहुत तेजी से दिखाई दे रही हैं, जिसमें सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी, हम लोग इसी चर्चा में कई बार इस बात को कर चुके हैं कि राहुल गांधी सेंटर पॉइंट में है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में अगर कोई एक इंसान यहां कांग्रेस पार्टी से मौजूद दिखाई देता है तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, और कल रात को भी जो बैठक हुई इनके साथ शरद पवार के साथ, उसमें भी राहुल गांधी मौजूद रहते हैं। तो इतना तो साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी अब केंद्र में हैं और साथ साथ उनकी माताजी जिस प्रकार आर्टिकल वार कर रही हैं, आर्टिकल लिख करके और भारत के संविधान और लोकतंत्र की बात कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं मजबूती दे रहा है यूपीए 3 के गठन की ओर। लोगों को हम देख रहे हैं कि विपक्ष को बढ़ते हुए देखा जा रहा है। इस पर थोड़ा सा और आगे इस बात को आगे बढ़ाते हुए जरा आपकी प्रतिक्रिया चाहिए और इसको किस रूप में देखा जाए कि केजरीवाल को समन भेजना, अभी तक कोई चर्चा तक नहीं थी लेकिन आज अचानक केजरीवाल को समन सीबीआई का भेजना, क्या इसको उस विपक्षी गठबंधन में जो एक कदम आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव गए थे केजरीवाल के पास, उस रूप में देखा जाए? और ऐसे में क्या ये माना जाए कि विपक्षी और भी दूसरे जो दल हैं उस पर भी अभी वार होंगे, ईडी, सीबीआई, आईटी ऐसे रेड पड़ेंगे? ये सब भी अभी देखना बाकी होगा और हम जैसे मीडिया वालों को इसके लिए तैयार रहना होगा कि रोज शाम को बैठ के इन सब खबरों को हम अपने तमाम दर्शकों के बीच पहुंचाएंगे, ऐसा माना जाए? संजय जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, सबसे पहले तो राहुल गांधी की यात्रा। राहुल गांधी ने जब यात्रा की थी तो बड़े साफ साफ कहा था कि उनका उद्देश्य पॉलिटिकल नहीं है और वो भारत जोड़ो यात्रा नाम था और उनका मकसद उन्होंने बताया था कि वो जो बीजेपी की राजनीति चल रही है उसके खिलाफ है और वो तोड़फोड़ वाली है और वो देश को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं उसी को मानता हूं और मैं अभी भी यही कहूंगा और अभी भी पार्टी ने ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि वो चुनाव, ये सब सारा जो है चुनाव लड़ने के लिए, वो कांग्रेस की या राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है और उसमें जो चीजें सामने आ रही हैं वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। ये चुनाव या प्रधानमंत्री बनने की कोशिश या सत्ता पाने की कोशिश के रूप में मैं नहीं देखता हूं, मैं इसे कांग्रेस की सिंपल राजनीति के रूप में देखता हूं जो पिछले दिनों नहीं था। पिछले दिनों से मेरा मतलब है 2014 से 2019 तक के चुनावों में नहीं था। राहुल गांधी बिल्कुल एक्टिव नहीं थे और बीजेपी को जो करना था, जैसे करना था उसने किया और कांग्रेस ने बहुत ही आराम से उसको करने दिया। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस एक्टिव लग रही है और उससे बीजेपी की परेशानी दिखाई दे रही है और जो कुछ भी हो रहा है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की उसमें विपक्षी एकता, मतलब कांग्रेस के साथ सबका एकजुट होना, वो सब उसका नतीजा है कि बीजेपी कांग्रेस के विरोध का या कांग्रेस की राजनीति का या कांग्रेस के मुकाबले का या एक्टिव होने का बीजेपी में जो रिएक्शन है उसको काउंटर करने के लिए ये लोग एक हो रहे हैं और लग रहा है कि अब फाइट तभी हो सकती है जब हम लोग सब माने विपक्ष एकजुट हो, जिसकी जरूरत 2019 में नहीं समझी गई और पुलवामा जैसे हादसे से चुनाव जीता गया। पुलवामा जैसा हादसा से मेरा मतलब है कि वो हो गया या करवाया गया वो अलग चीज है, लेकिन वो फायदा उसी से हुआ था मुख्य रूप से बीजेपी को। तो ये अब हम सब लोग जब कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर नजर डाल रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे सोनिया गांधी का लेख है, अभी कुछ दिन पहले खबर छपी थी कि बीजेपी एडिट पेज पर या लेखों के मामले में कितना एक्टिव है।
और बीजेपी के कितने लेख छपे हैं बीजेपी के मंत्रियों के, और मंत्रियों के लेख जो छपते रहते हैं उनकी गिनती बनती थी और बहुत बताया गया था उसमें कि बीजेपी ने उसमें कितना काम किया है। तो अब उसमें सोनिया गांधी का लेख आ रहा है, मतलब अभी तक बीजेपी एक तरफा खेल रही थी और काउंटर अब शुरू हुआ है। यह सोनिया गांधी का दूसरा लेख है। पहले ही लेख के बाद बीजेपी की जो प्रतिक्रिया थी और सोनिया गांधी के लिखे पे जो नाराजगी वगैरह हुई है वो कांग्रेस में नहीं होता, और लेख का जवाब लिख के दिया जाना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बयान जारी करके नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी ये सब करती है। जब ये सब हो रहा है उस समय हमें ये याद करना चाहिए कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी क्या करते रहे हैं। अभी जब ये राजेश पायलट के खिलाफ ये धरना चल रहा है, अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ जो धरना चल रहा है, सचिन पायलट का जो धरना चल रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली और आपसी लड़ाई की बात की। नरेंद्र मोदी हमेशा कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स की, इंटरनल डेमोक्रेसी वगैरह की बात करते रहते थे। अब जब कांग्रेस में इंटरनल पॉलिटिक्स साफ साफ दिखाई दे रहा है, बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं दिख रही है, तो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी में वैसा हमला नहीं है जैसा नरेंद्र मोदी या बीजेपी कांग्रेस पे करती रही थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मामले में पीछे है या स्लो है, और नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो पहले कर चुके होते हैं, कांग्रेस जवाब बाद में दे रही है। जहां तक इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है और कांग्रेस के बीजेपी के मुकाबले की बात है, वो तो बीजेपी में भी होना चाहिए। बीजेपी में क्यों लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, बीजेपी जो कर रही है वो सब ठीक है, और बीजेपी में उसका विरोध अगर कुछ गलत है तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे एक कर्नाटक में चुनाव है और बीजेपी ने अपनी चाल और रणनीति के अनुसार वहां रिजर्वेशन खत्म कर दिया। 5 साल पावर में रहे तो रिजर्वेशन था और रिजर्वेशन कई साल से चला रहा था, लेकिन जब सत्ता जाने को हुई या चुनाव होने को हुए तो आपने रिजर्वेशन खत्म कर दिया। जाहिर है उसका मकसद हिंदू मुसलमान करना था, आरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं है। और आरक्षण अगर खत्म कर दिया और जब कोर्ट में केस किया गया तो कोर्ट में यह दलील दी गई है बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से, मतलब सरकार ही कहना चाहिए, वहां पार्टी तो सरकार है, कि संविधान विरोधी है। अमित शाह ने भी एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि वो आरक्षण इसलिए खत्म किया गया कि संविधान विरोधी है। आरक्षण अगर संविधान विरोधी है तो वो सिर्फ कर्नाटक में नहीं है और सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, फिर तो आरक्षण सबके लिए संविधान विरोधी हो गया। संविधान हर एक नागरिक को समान मानता है, तो आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती, तो फिर जाति के आधार पर या आर्थिक वर्ग के आधार पर क्यों दी जाएगी? फिर तो आरक्षण हर तरह से संविधान विरोधी है। तो क्या बीजेपी ऐसा मानती है? क्या दूसरे राज्यों में भी वो ऐसी बात करती है? नहीं करती है। तो ये बात बीजेपी वाले इंटरनली क्यों नहीं कर रहे या कर रहे हैं? बीजेपी में तो नरेंद्र मोदी जो चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं वही हो रहा है, और बाकी लोग या तो ताली बजा रहे हैं या चुप है। तो बीजेपी में अगर इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है और नरेंद्र मोदी उस पर मजे लेते रहे, चुटकी लेते रहे वर्षों पहले से लेकर अभी हाल तक, तो क्या कांग्रेस उस तरह से कर रही है? मैं नहीं कह रहा कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए। कांग्रेस की पॉलिटिक्स बीजेपी की पॉलिटिक्स से बहुत डिफरेंट है और ये दिखाई दे रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस जिस ढंग से लड़ रही है उससे वो बीजेपी को काउंटर कर पाएगी, लेकिन वो जरूरी है, तो वो डेमोक्रेसी के लिए या देश को बचाने के लिए होना ये चाहिए कि बीजेपी से भी इंटरनल डेमोक्रेसी दिखाई दे, जो नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं दिखाई दे रही है तो कांग्रेस की इस प्रयास का कोई मतलब नहीं है। एक तानाशाह जिस ढंग से काम करता है उसी ढंग से काम हो रहा है। अगर सीबीआई इंक्वायरी जरूरी है, मनीष सिसोदिया का जेल जाना जरूरी है, और ये सब तो 100 करोड़ का मामला है जी। अडानी वाला मामला तो 20,000 करोड़ का है। 20,000 करोड़ अडानी के मामले को अगर आप ठीक से देखें जो अखबारों में छप नहीं रहा है और जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, वो ये फैक्ट है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने जब खबर छापी उस पर तो एक कॉन्ट्रडिक्शन जारी किया गया कि वो गलत है, और ये सभी अखबारों में छपवा दिया गया, सभी अखबारों ने छाप दिया। खबर नहीं छपती है, कॉन्ट्रडिक्शन छप जाता है। ये तो कंडीशन है हमारी कि कॉन्ट्रडिक्शन छप गया और लोग कहने लगे कि उस आरोप में दम नहीं है 20,000 करोड़ वाले में, और राहुल गांधी उसी पे दांव लगाए हुए हैं। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है हम समझ सकते हैं, लेकिन मीडिया में उसकी कोई जगह नहीं है और आमतौर पे बीजेपी में भी उसकी कोई चर्चा नहीं।
बीजेपी में लोगों से पूछना चाहिए ना, भैया अडानी को क्यों सिर चढ़ा रखा है, वो 20,000 करोड़ का मामला क्या है। कल अगर जो कॉन्ट्रडिक्शन के जवाब में न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर आई थी और उसके बाद जो खबर छपी है उससे बहुत क्लियर है कि वो घपला तो है और 20,000 करोड़ तो आया है। अडानी के जवाब में एक जवाब ये भी है कि 2015 से सारा मामला पब्लिक में है, तो सारा मामला पब्लिक में यही है कि 20,000 करोड़ आए हैं और वो किसके हैं वो बताया नहीं गया है, यही पूछा जा रहा है। तो केस तो एस्टेब्लिश्ड है कि 20,000 करोड़ का स्रोत गड़बड़ है और वो नहीं बताया जा रहा है, बताया जाए। उसके बावजूद वो हंगामा नहीं है, ना कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कहना चाहिए मुझे, कांग्रेस तो अपना काम कर ही रही है, विपक्ष की तरफ से वो पूछा जा रहा है, ना बीजेपी में इंटरनली पूछा जा रहा है। देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, चुनाव के लिए या पार्टी पॉलिटिक्स के लिहाज से बीजेपी में ये सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि आज अडानी का ये 20,000 करोड़ का मामला क्या है और आप उस पर क्यों नहीं इंक्वायरी करवा रहे। और जो मामला अभी तक छपा है और जितनी बात आई है उससे मुझे बहुत क्लियर लगता है कि वो निराधार नहीं है, और निराधार होता तो राहुल गांधी इतना जोर नहीं लगाते और ये सब करते नहीं, और सरकार भी इतना नाराज नहीं होती क्योंकि सदस्यता चली गई, बंगला खाली करा लिया। और राहुल गांधी ने आज बंगला खाली करके दिखा दिया है कि वो क्या चाहते हैं और वो किस तरह से सोचते हैं। तो ये सिर्फ आज बंगला खाली किया है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने ही से बहुत कुछ मैसेज चला जाता है, लेकिन इतने भर से बात बनेगी कि नहीं, क्योंकि सामने वाला तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और वो तो तानाशाही पे आमादा है। अगर 100 करोड़ पे सत्येंद्र जैन जेल में हो सकते हैं तो 20,000 करोड़ पे कौन जेल में है, मैं ये जानना चाहता हूं, कोई नहीं। बिल्कुल। तो अगर ये लेवल है तो इसमें कैसे कोई लड़ाई होगी और क्या मुकाबला हो सकता है। तो स्थिति बहुत खराब है और उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए देशवासी जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार है कि हमने अपने आप को इस हाल में पहुंचा लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल संजय जी, बहुत सारी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि राहुल गांधी ने आज बंगला खाली किया, उसकी खबर अगर आप देखें मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो कहीं एक लाइन की खबर आपको नहीं दिखाई देगी, कहीं छोटी मोटी खबर। लेकिन अगर बीजेपी या सत्ता पक्ष का कोई एक छोटा सा नेता भी अगर उसके ऊपर ऐसा प्रहार होता और खाली करता तो आप आज दिन भर सुर्खियों में वही पाते। खैर, समय समय की बात है, कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर। चलिए आगे बढ़ें और धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूं। धनंजय जी, महाराष्ट्र की बात देखिए, 4 दिन पहले विपक्षी एकता में फूट, विपक्षी एकता जो विपक्ष जो है गठबंधन से पहले ही, महागठबंधन होने से पहले ही गांठ जो है वो टूट कर खुल के वो जो सारे जो उसके थे सब बिखर गए, ऐसा कहा जा रहा था। क्यों? क्योंकि शरद पवार साहब ने एक इंटरव्यू में अपनी बात रखी और उस बात में कह दिया कि जेपीसी की मांग जायज़ नहीं है। और उसके बाद अब देखिए कि 4 दिनों के बाद क्या कुछ होता है कि शरद पवार इस एकता पे मुहर लगाते हैं। इसको किस रूप में देखा जाए? क्या एक धुरी के रूप में जो शरद पवार का आना, ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती कि शरद पवार आकर के खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले। किस रूप में देखा जाए, किस रूप में महाराष्ट्र के लोग इसे देखते हैं? महाराष्ट्र में चूंकि आप अभी तो हालांकि राजस्थान में बैठे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आप इतने दिनों से जर्नलिज्म कर रहे हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि शरद पवार का दिल्ली आके राहुल गांधी से मिलना, मल्लिकार्जुन खड़गे तो ठीक है, राहुल गांधी से मिलना क्या मायने रखता है इस गठबंधन में और देश की सियासत में? देखिए, मैंने जिस दिन शरद पवार ने ऐसा कहा था, अडानी साहब को लेकर इंटरव्यू आया था, उस दिन में मैंने कहा था और मैंने आलेख भी लिखा था इसमें, ये जो उनका कोई गुगली बॉल है। और शरद पवार जिस तरह के राजनीतिज्ञ हैं, वो बीजेपी के साथ किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पे भी उस तरह के राजनीति है और उनकी पार्टी भी जो है चूंकि कांग्रेस से ही निकल करके आई पार्टी है, तो मुझे नहीं लगता है कि शरद पवार उस तरह का गेम करेंगे। ये मैंने तब भी कहा था और वो आज जाहिर हो गया है। शरद पवार उस समय कांग्रेस के साथ खड़े हुए जाकर के या विपक्षी एकता की बात करने लगे, तब कुछ धुरी बनी नहीं थी, कोई रणनीति तब बनी नहीं थी। और आप देखिए कि जो शिवसेना को खींच करके लाए थे बीजेपी से एक तरह से ये अलग कर और महाविकास आघाड़ी बनी, वो अपने आप में एक जो है समीकरण पे देखा गया और महाराष्ट्र मॉडल के तौर पे देखा गया कि शिवसेना जैसी हिंदुत्ववादी पार्टी को महाअघाड़ी में जोड़ा और बीजेपी से अलग के सरकार बनाएगी। और जिस तरह से 2.5 साल तक ठाकरे की सरकार चली
यहाँ पे मुसलमानों में भी ये भरोसा जगा कि जो सरकार चल रही है वो अच्छा है, और कांग्रेस इसमें चूंकि शामिल है तो कांग्रेस की जो रणनीति रहती है देश में सबको एक समान देखने का, वो है जी। अब मैं एक और बात कहूं कि मैं आज करना चाहता हूं, उस पर मैंने एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है, उसकी पंक्तियों को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ी चर्चित कविता है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। और वो आगे कहते हैं कि में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हथियारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना। अब इसको हम जोड़ते हैं, जो अभी आर्टिकल लिखा है टेलीग्राफ में सोनिया गांधी ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो सब लोग देशद्रोही हैं जो भारत में जो भाईचारा है, जो जाति के नाम पर, जो धर्म के नाम पर, जो लिंग के नाम पर जो भेदभाव खड़े करते हैं, वे सब लोग देशद्रोही हैं। संविधान में ये लिखा हुआ है कि देश के हर नागरिक एक है और जाति, लिंग, भेद, किसी तरह का भेद उनके साथ नहीं किया जा सकता है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और अगर भेदभाव किया जाता है तो संविधान विरोधी है। आज जो संविधान के निर्माताओं में से माने जाते हैं अम्बेडकर साहब, उनका जन्मदिन है, तो संविधान पे चर्चा करना या उन पर बात करना और जरूरी होता है। मुझे लगता है जो आर्टिकल लिखा है इसीलिए उस समय का जिक्र किया है, उन पंक्तियों का जिक्र किया। देश में जो परिस्थिति है, अभी संजय भाई कह रहे थे कि जो आरक्षण जो दिया है मुसलमानों को दिया गया था 4% आरक्षण, उसका विरोध किया सरकार ने और कहा कि ये जाति के नाम पे आरक्षण है, धर्म के नाम पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है। लेकिन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे जो 10% का आरक्षण किया गया है उसमें मुसलमान शामिल है। तो ये कैसे कह सकते हैं? तो ये एक बात को कुछ कहते हैं, दूसरी बात दूसरी जगह कुछ और कहते हैं। ये बीजेपी अभी जो जिस स्थिति में है उनको समझ में आ रहा है कि उनकी सत्ता जो है खिसक रही है। और राहुल गांधी ने जो परसेप्शन चेंज किया है, अभी प्रशांत भाई ने जिक्र किया और संजय भाई ने भी जिक्र किया, जो एकता भारत जोड़ो एकता भारत जोड़ो जो यात्रा चली जी। और पूरा का पूरा परसेप्शन बदला। बिल्कुल मैं भी कहता रहा लगातार आपके चैनल पे भी और दूसरी जगह भी, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सांस्कृतिक यात्रा है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि ये देशभक्ति की यात्रा थी, देश को एक रखने की यात्रा थी। राजनीति का मतलब आजकल लोग गलत समझते हैं। राजनीति का मतलब समझते हैं कि सत्ता से जुड़ी हुई बात करने वाला जो व्यक्ति है, जो बात कर रहा है वो राजनीति कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने देश को जोड़ने की बात कही। ये हमारा देश जो है संप्रभु देश है और इस देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जितने नागरिक हैं, जितने लोग हैं, जितने राज्य हैं, वो सब भारत है जी। अब ये ऐसी सरकार पिछले 8, 9, 10 सालों से हम देख रहे हैं, जो सरकार धर्म के नाम पर, जो सरकार जाति के नाम पर, जो सरकार चूंकि उनके विरोध में अगर बोलते हैं तो उसके नाम पर देशद्रोही साबित करते हैं, या देश को, जो देश के नागरिकों में भेद पैदा करते हैं, वो जाहिर है देशद्रोही सरकार वो कही जाएगी। क्योंकि संविधान का जो विरोध करेगा वो देशद्रोही, क्योंकि ये देश तो संविधान से चल रहा है। आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या कोई अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करे या खालिस्तान की बात करे, उसको हम संविधान से अगर देखें, संविधान की नजर से देखें, तो देशद्रोह वो है। और ये जो लगातार ये जो बीजेपी के लोग कहते रहे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं संविधान की, और वो फिर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, तो बड़ा शर्मिंदा करने वाली बात है। और लगातार मोदी जी ने या मोदी जी के साथ जो लोग खड़े हैं, उन्होंने देश के नागरिकों को या संविधान के निर्माताओं को शर्मिंदा करने का काम किया है, उनको छोटा करने का काम किया है। ये जो देश का संविधान बना और जो देश बना है वो 2 दिन में नहीं बना है। जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि 2014 के बाद देश में सब बदलाव आया है, तो संविधान जो है 2014 में तो नहीं बना। और आप 9 साल से शासन कर रहे हैं, क्यों आप अपनी उपलब्धियों का जिक्र नहीं करते हैं? आप जनधन योजना पे बात कीजिए,
आप नोटबंदी पे बात कीजिए, आपने लॉकडाउन किया था और तालाबंदी की थी, उस पे बात कीजिए, आपने जो है उज्ज्वला योजना लाई थी, उस पे बात कीजिए, आपने जो देश में कहा था कि हम विश्वगुरु बनाएंगे देश को, उस पर बात कीजिए। आप उन सब पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप घूम फिर करके आ जाते हैं, वही हिंदू पे आ जाते हैं, मुसलमान पे आ जाते हैं, विपक्षी दलों को जो है आप देशद्रोही साबित करते हैं। लेकिन अब विपक्ष जो है एकजुट होने के करीब है। और मैं राजीव जी मानता हूं कि जब नीतीश कुमार तो लगातार ये बात कह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जो गए केजरीवाल साहब के पास और केजरीवाल साहब ने जो बयान दिया, उस बयान में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम विपक्षी एकता के साथ हैं। वो कांग्रेस से खिलाफ कोई बात नहीं कही। और अब जो नोटिस भेजा गया है सीबीआई का, वो इसीलिए भेजा गया है कि केजरीवाल ने विपक्ष की एकता को मजबूत करने का काम किया है। अब नीतीश कुमार के खिलाफ तो भेज नहीं पा रहे हैं। और ये जो जेल से घूम करके आए हैं हमारे गृह मंत्री साहब, उन्होंने कसम ली है कि देश के किसी नेता को हम जेल के बाहर नहीं रहने देंगे, सारे नेता एक बार जेल यात्रा करके आ जाए। अब नीतीश कुमार को कैसे जेल भेजेंगे, ये सोचने का विषय है कि क्या नीतीश कुमार को ये जेल भेज पाएंगे। और मुझे लगता है जिस दिन नीतीश कुमार को अमित शाह जी जेल भेज देंगे, उस दिन उनकी जीत होगी और उस दिन समझा जाएगा कि वाकई जो है ईडी, सीबीआई और जितने तंत्र हैं, जितने हिटलर शाही के तंत्र हैं, तानाशाही के तंत्र हैं, उसमें वो सफल हो पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके लिए अब रास्ता जो है कठिन है। कठिन इसलिए है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और उनकी पार्टी के भीतर भी उनके खिलाफ विद्रोह चलना शुरू हो गया है। कर्नाटक इसके लिए बड़ा उदाहरण है। कर्नाटक में कई नेता आज जो मोदी जी हैं, जिस तरह से अमित शाह शासन चला रहे हैं, जिस तरह से पार्टी को हाँक रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हो गए। अभी देखिए अमित मालवीय जी ने एक जारी किया फोटो कि नीतीश कुमार किस तरह से राहुल गांधी के सामने झुके हुए हैं। अरे भाई, ये तो जो है नमस्कार करने का रूप है। अब मोदी जी किस तरह से झुके हुए हैं येदियुरप्पा जी के सामने, इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए येदियुरप्पा जी के सामने किस तरह से मोदी जी झुके हुए हैं। घुटने पर चले लोग, ये जो है दिखा रहे हैं देशभक्ति। दूसरों आपकी आवाज कट रही है जी। हाँ, वो नेटवर्क तो अब समझ लीजिए, मोदी जी का शासन आ ले तो नेटवर्क कितना बढ़िया होगा, और हम लोग खिलाफ बोलते हैं तो और नेटवर्क बढ़िया कर देंगे वो। खैर, तो मैं खत्म करूं अपनी बात कि देखिए ये जो सोनिया गांधी जी ने कहा है, देशद्रोह की बात उठाई है, वो देशद्रोह पे चर्चा करना जरूरी है। और देशद्रोह किसी पार्टी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ बोलना नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन देशद्रोह, देश में भाईचारा तोड़ना देशद्रोह है, ये हमारा संविधान भी मानता है। और कल को अगर ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी कि जो भाईचारा तोड़ रहे हैं वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। देशद्रोह की बात, सोनिया गांधी ने जो अपना आर्टिकल लिखा है उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं जो पहले मैं दोहरा चुका हूं। उसमें थोड़ी सी 2-4 लाइनें और भी, हालांकि पूरा आर्टिकल है, कह रही हैं कि धर्म, भाषा, जाति और लिंग के आधार पर आज भारतीय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जो पहले आपको बता चुका हूं। शासन के प्रयासों के बावजूद शुक्र है कि भारतीयों में भाईचारे की भावना गहरी है। जीवन के सभी क्षेत्रों से करोड़ों भारतीयों ने राष्ट्र विरोधी ताकतों का विरोध किया है। उन्होंने धार्मिक विभाजन, किसानों की आजीविका के लिए आवाज़ उठाई और उनकी मदद की। डॉक्टर अंबेडकर की तीसरी सीख है कि हमेशा सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए 3 सीख की बात उन्होंने कही है, और ये तीसरी बात मैं रख रहा था। और सामाजिक, आर्थिक और जो न्याय की बात इन्होंने कही है डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने, वो बात यहाँ रख रही हैं सोनिया गांधी अलग अलग कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और संघर्ष एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, जो एक मार्गदर्शक है। राष्ट्र के इतिहास में इस मोड़ पर लोकतंत्र जो है आज खड़ा है और उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसे हमको रोकना होगा। संविधान की रक्षा के लिए हमें कार्य करना होगा। बहुत सारी बातें यहाँ सोनिया गांधी कहती हुई नजर आ रही हैं। और आज के दिन ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आज बाबा साहब का जन्मदिन है। और ऐसे मौके पर और एक सप्ताह के अंदर 2 आलेख सोनिया गांधी का आना बहुत मायने रखता है, सियासी तौर पर भी देखा जाए तो। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और आपसे सीधा समझना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी के इर्द गिर्द अब विपक्ष की धुरी को भी हम देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी से ही मिलने आते हैं
अगर ऐसे देखा जाए तो शरद पवार, क्योंकि राहुल गांधी साथ साथ मिल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक है वो हैं अध्यक्ष हैं, लेकिन शरद पवार सीख दे रहे हैं इनको, राहुल गांधी को, कि आप जाइए और मिलिए वहाँ, मातोश्री जाइए और आप उधर ममता बनर्जी से भी मिलिए। ये दोनों महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और दोनों को अपने पाले में, अपने खेमे में लाना होगा। किस रूप में देखा जाए, आपने भी बहुत नज़दीक से शरद पवार की राजनीति को देखा है, उस हिसाब से भी चाहता हूं। और दूसरा, इधर दिल्ली में जो अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद हैं, और जैसा मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि शायद संजय जी कह रहे थे, जहां तक याद हो, कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी क्या बन के उभरे हैं, ये शायद कर्नाटक चुनाव के बाद, संजय जी या प्रेम कुमार जी, आप दोनों में से कोई कह रहे थे कि ये कर्नाटक चुनाव के बाद अपने को और अच्छी तरह से समझ में आएगा, कर्नाटक के रिजल्ट के बाद से। तो किस रूप में देखा जाए राहुल गांधी को, अगर बीच में रख करके इस पूरी विपक्षी एकता की समीक्षा की जाए तो? राजीव जी देखिए, जब भी शरद पवार की बात होती है तो एक तरह से उन्हें मराठा स्टालवर्ट वगैरह जैसे विशेषणों के साथ उनको प्रेजेंट किया जाता है कि मानो वो एक ऐसे कद्दावर नेता हैं कि जो सामान्य रूप से किसी के पास नहीं जाते, लोगों को उनके पास चलकर आना पड़ता है। और ये उन्होंने बहुत लंबे समय तक निश्चित रूप से किया था अपने अलग अलग तरीकों से। हमेशा वो अलग अलग जब भी कांग्रेस में जब तक वो रहे, कांग्रेस हाईकमान के साथ भी उनके जो संबंध हुआ करते थे वो लगभग बराबरी के हुआ करते थे। अब सवाल ये उठता है कि जिस राहुल गांधी की उम्र जो है उससे कहीं ज्यादा समय की राजनीति शरद पवार कर चुके हैं, फिर वो क्यों चल के आ रहे हैं? हम यहाँ बार बार भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। असली बात यह है कि जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया इस दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और उसके बाद उन पर जो कुछ हुआ राहुल गांधी पे, उनको पहले उनकी सांसदी ली गई, फिर बंगला खाली कराया गया, उन्हें अलग अलग तरीके से जो कुछ भी हुआ है उसका जिस तरीके से डट के खड़े रहे और उन्होंने सिर नहीं झुकाया, तो इसके कारण उनकी राजनीतिक शक्ति ही नहीं, नैतिक शक्ति भी बढ़ी है। और वही नैतिक शक्ति जो है वो आज लोगों को प्रभावित कर रही है, और जिसके कारण लोग जो है उनसे मिलने चाहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल वगैरह का भी जब जो रिस्पॉन्स रहेगा, ममता बनर्जी का रिस्पॉन्स रहेगा, वो और कहीं ज्यादा बदला हुआ रहेगा। और निश्चित रूप से वो राहुल गांधी के बिना उन्हें भी लगता है कि किसी तरीके से कोई बातचीत पूरी नहीं हो पाएगी। एक और कारण से नैतिक शक्ति जो बढ़ी है राहुल गांधी की, कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो अध्यक्ष बनवाया है, या कांग्रेस की ताकत जो बढ़ी है, उसमें एक बड़ा काम यह है कि परिवार से बाहर उन्होंने इस पद को बाहर कर दिया कांग्रेस अध्यक्ष के, और बतला दिया है कि हमारे साथ पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी है, और जिससे जो भी अध्यक्ष बनता है वो हमारे साथ बराबरी का काम करने में सक्षम रहेगा, हम उसको पूरी की पूरी वैसी ताकत देंगे और अपना पूरा समर्थन देंगे। ये लोगों को बड़ा प्रभावित कर रही है, क्योंकि इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से दांव करती थी कि जो भी अध्यक्ष बनेगा रिमोट कंट्रोल से, इसी पर रिमोट कंट्रोल जो है इसी परिवार के पास रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बराबरी से चल रहे हैं, बराबरी के निर्णय ले रहे हैं, और पूरा का पूरा जो परिवार है वो भी उनके साथ खड़ा है। तो बढ़ती हुई जो नैतिक शक्ति है वो राहुल गांधी को है कहीं ज्यादा मजबूत बना रही है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात जो है, लेख जो है, अब आप देखिए कि जो पहला लेख हिंदू में छपा वो था पूरा का पूरा राजनीतिक लेख था। वो उसमें किस तरीके से मोदी जो है लोकतंत्र को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं भारत के, वो जो लेख था वो उसमें राजनीतिक पक्ष जो था वो केंद्र में था। और आज का जो लेख है, टेलीग्राफ का जो लेख है, वो लेख जो है वो सामाजिक विषय पर है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक ताना बाना है, धर्मनिरपेक्षता है, इस पर केंद्रित है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इसी सीरीज में एक और लेख भी आ सकता है जो इस समय की आर्थिक स्थितियां हैं उसके ऊपर केंद्रित करते हुए भी कोई लेख आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सवाल यह है कि अब छापेगा कौन, क्योंकि बहुत कम अखबार ऐसे रह गए हैं जो इस तरीके के मोदी के खिलाफ वाले लेख जो है वो छापेंगे। हो सकता है मेरे और संजय जी का जो एक्सप्रेस ग्रुप था वही एक बचा है थोड़ा बहुत, क्योंकि राजकमल झा ने हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार के दौरान जो कुछ बोला, तो उम्मीद है कि एकाध अखबार ही और शायद हो जाए जो इनका लेख छापेगा। उसके बाद ये भी सलाह है कि उसके बाद लेख लिखना बंद कर दे, क्योंकि भारत में अब चौथा लेख छापने की ताकत जो है किसी की भी नहीं रहेगी। हिंदू, टेलीग्राफ और थोड़ा बहुत इंडियन एक्सप्रेस, यही इन चीजों को छाप सकते हैं। तो ये दूसरे ये तीनों के तीनों। क्यों दीपक जी, देशबंधु नहीं छाप सकता क्या? देखिए नहीं, आप अपने ही अखबार की बात कर रहे हैं, कम से कम पहले नंबर पे नहीं था।
नहीं ठीक है, चौथा नहीं, 40वां मतलब आर्टिकल भी छापेंगे, उसमें क्या है, हम तो छापते रहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये बात निश्चित रूप से पहुंचेगी, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे, खासकर प्रशांत जी बैठे, अखिल स्वामी जी बैठे। देखिए मैं तो रायपुर में बैठा हूँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वहां की स्थिति के अनुसार कर रहा हूँ। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल, खैर जी तो ये जो मैं कर रहा हूँ कि अगर ये लेख देखे जाएं अभी तक जो कम से कम दो जो लेख आए हैं राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर, ये और कुछ नहीं है, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसमें जो कुछ सुना गया, जो कुछ कहा गया, जो कुछ देखा गया और जो कुछ निष्कर्ष निकला था, उसका ही एक तरफ से मैं उसको डॉक्यूमेंटेशन मानता हूँ। ये सारा का सारा जो है उन्हीं चीजों को ही लिखा गया है, प्रतिबिंबित किया गया है और एक तरह से डॉक्यूमेंट कर दिया गया है। पहले जो कुछ था वो शायद वीडियो में था, विजुअल था, लेकिन लिखित रूप में, ये दस्तावेज के रूप में ये आ गया है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कुछ गैदर किया गया, जो कुछ इकट्ठा किया गया, वो इन लेखों में है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा जवाब है, ये लिखा जाना चाहिए निश्चित रूप से। तो इस तरीके से राहुल का ही एक तरह से ये भी दांव जो है, सोनिया गांधी के द्वारा लेख लिखा जाना और वो प्रकाशित किया जाना जो है, राहुल गांधी की ही जो रणनीति है, उसी रणनीति का इसको भी एक हिस्सा माना जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो राजू जी, यही मैं मुख्य रूप से कहना चाहता था कि राहुल का ये जो दांव है कि इस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा, उसके पास एक बहुत बड़ी एसेट जो थी वो बुद्धिजीवियों की थी, पत्रकारों की थी, कलाकारों की थी। वो एसेट जो है कांग्रेस ने खो दिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से उस जमीन को रिगेन किया है, पैराडाइज रिगेन की तरफ उसको वापस फिर पाना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने, और उसी का यह एक प्रतिबिंब है। और ये जो लेख लिखा गया है, इस तरीके के लेख लोगों को बहुत प्रभावित करेंगे और राहुल के दांव का निश्चित रूप से एक हिस्सा है जिसे भारतीय जनता पार्टी लगातार घेर रही है। क्योंकि इसके बारे में भी अब लोगों ने, जैसे पिछला जो हिंदू में लेख लिखा, उसका जवाब बीजेपी ने ये दिया कि भारत में लोकतंत्र है जो केवल एक ही बार वो संकट में आया था और वापस उन्होंने वही आपातकाल की बात शुरू कर दी थी। तो बौखलाई हुई है बीजेपी निश्चित रूप से इन सारी चीजों से। तो देखते हैं ये दांव जो है और कितना गहराता है और भारतीय जनता पार्टी इसमें कितनी ज्यादा घिरती जाती है। राजीव जी। जी बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा जल्दी से आपसे भी समझना चाहूंगा, उसके बाद थोड़ा आप लोगों से कर्नाटक के बारे में भी बात करना चाहता हूं अगले राउंड में, जल्दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, एक तरफ लेख और दूसरी तरफ जो विपक्षी एकता की बात, और उसमें केंद्र में सेंटर पॉइंट में हम राहुल गांधी को देख रहे हैं, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहें तो दोनों को एक दूसरे का साथ मिला हुआ, और ऐसे में 2024 की तस्वीर आज से कुछ दिखाई देती है क्या, यहाँ से आज की तारीख में अगर देखें तो? निश्चित तौर पर राजीव जी, अब 2024 की तस्वीर एकदम साफ होती जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और एकदम साफ हो जाएगी। और नीतीश कुमार जब आकर के मिले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से, उसके बाद परिस्थितियां एकदम बदली हैं और एक तरीके से कहा जाए तो एक रोड मैप जो है वो अब सामने दिखने लगा है कि किस आधार पे जो है वो बातचीत होगी और कौन कौन इस विपक्षी एकता में शामिल हो सकता है और किस तरीके मोर्चा बनेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आपको याद होगा राजीव जी की 3 लोग जो है वो उस समय से कांग्रेस की को धुरी बनाने की बात करते रहे हैं। जब विपक्षी एकता की बातें जो थी वो होता था कोई तीसरा मोर्चा बनेगा, ममता बनर्जी जो थी वो नगरी द्वारे घूम रही थी, केसीआर भी नगरी द्वारे घूम रहे थे कि विपक्षी मोर्चा बनेगा, ना कांग्रेस के साथ जाएंगे ना भाजपा के साथ जाएंगे। तो सबसे पहले जो थे उसमें शरद पवार ही थे कहने वाले कि बिना कांग्रेस के कोई मोर्चा नहीं बन सकता, जब मुंबई गई थी ममता बनर्जी शरद पवार के ही। दूसरे जो थे वो नीतीश कुमार थे और तीसरे थे लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने तो बाकायदा घोषणा कर दी थी कि जो कांग्रेस के साथ मिलकर इस मोर्चे में नहीं आएगा वो देश के साथ नहीं है। तो इसका मतलब 3 लोगों की एक स्पष्ट स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई मोर्चा बनना है, भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता से हटाना है तो उसकी धुरी कांग्रेस होगी। अब राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और उसके बाद इस सरकार ने जिस तरीके से राहुल गांधी को की सदस्यता समाप्त करवाई, उसके बाद जो परिस्थितियां एकदम से बहुत तेजी से बदली। मुझे लगता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी जो है काफी हद तक जिम्मेदार है कि उसने कांग्रेस को एकदम से विपक्ष की धुरी बना दिया। और राहुल गांधी जिस तरीके से डटे रहे उससे भी एक संदेश जो है लोगों के बीच गया। और अब ये चीज स्पष्ट होने लगी, शरद पवार का जो इंटरव्यू था उसके बाद शरद पवार को शायद एहसास हुआ कि कहीं ये संदेश तो नहीं जा रहा है कि शरद पवार जो है वो राहुल गांधी की इस संकट की जो घड़ी है इस समय भी विपक्ष के साथ नहीं है। मुझे लगता है कि इसी का स्पष्टीकरण देने के लिए शरद पवार जो थे वो राहुल गांधी के पास तक पहुंचे कि मेरी बातों का अर्थ जो है वो ये
कतई निकाला नहीं जाए। मैं उसी धुरी के साथ हूँ। सबसे पहले मैं ही था जिसने कहा था बिना कांग्रेस की धुरी की कोई विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि ये संदेश जो है इस बीच में पढ़ने की आवश्यकता है और जो पढ़ा जाना चाहिए कि जो लोग पहले से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे से बात कीजिए या ममता बनर्जी से बात कीजिए या केजरीवाल से बात कीजिए, वो सब बातें होंगी। जाहिर सी बात है कि जब विपक्षी एकता की बात होगी तो सबसे बात की जाएगी। जो लोग भी जो है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा बनाने की बातें करते रहे और जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो, तो उनके साथ बातचीत की जाएगी। और बहुत से अपने हित जो है, बहुत से ईगोस जो है, वो सबको हटा के रखने होंगे। पुरानी बातें भी बहुत से लोगों को भूल करके दूर करनी होंगी। तो ये सारी चीजें होंगी। चूंकि बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां जो है वो सबको देनी होंगी। चूंकि जो है वो सबसे बड़ा इस समय यही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना इसलिए जरूरी है कि देश के अंदर डेमोक्रेसी जिंदा रहे और ये देश बचाए राजीव जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये विपक्षी एकता जो है वो परवान चढ़ेगी और इसके रिजल्ट जो है वो सामने आएंगे निश्चित तौर पर। सोनिया गांधी जिस तरीके से लेख लिख रही है, दीपक जी बात सही है कि बहुत कम लोग इस लेख को छापेंगे। थोड़ी सी रील वाले लोग हैं उसमें हम लोग भी हैं और हम लोग ये पहले रील दिखाते रहे हैं। तो दीपक जी असल में जिन अखबारों के नाम ले रहे थे, दीपक जी अंग्रेजी अखबारों के नाम ले रहे थे। दीपक जी ने हिंदी अखबारों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अगर हिंदी अखबारों की तरफ ध्यान देते तो सबसे पहले देशबंधु का ही नाम आता। तो चूंकि असल में ये हम लोग की मानसिकता बन गई है कि हम लोग भी जो है वो इस देश की मीडिया की रील जो है वो अंग्रेजी अखबारों को मानते हैं और सब कुछ ये तय करते हैं कि अंग्रेजी मीडिया की रील जो है वो कितनी है। तो अब जो है वो हमें ध्यान देना होगा कि क्षेत्रीय मीडिया जो है उसकी भी रील है और जब समय आया है क्षेत्रीय मीडिया ने अंग्रेजी मीडिया के मुकाबले वो ज्यादा अपनी रील दिखाई है। तो इसलिए जो है वो ठीक है बहुत सी चीजें होंगी लेकिन अभी भी लोग तन के खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो अंधेरा ही अंधेरा है। और जाहिर सी बात है कि जब अंधेरा घना होता है राजीव जी तो एक छोटी सी किरण भी जो वो ज्यादा बहुत तेज करती है। हम लोग उस घने अंधेरे में तेज रोशनी करने वाले लोग हैं। जी राजीव जी, तेज रोशनी करने वाले लोग हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप। और रोशनी भले कुछ और किसी के लिए हो ना हो, लेकिन समाचारों के ज़रिए हम आप तक और सही समाचार जो समाचार है, जो खबर है, जो न्यूज़ है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। जिसको बचा के छुपा के रखते हैं लोग, उसको आप तक उसी हाल में जस का तस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। और कल कर्नाटक का विश्लेषण बहुत शानदार आप कर रहे थे। आज कर्नाटक के विश्लेषण में एक बात और हम लोग देख रहे हैं कि अब जैसे ही टिकट की 189 टिकट्स की घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी करती है, हाहाकार मच जाता है। और उसके बाद से घबराहट साफ दिखाई दे रही है। कई लोग जो हैं इधर उधर भागने, बिल्कुल अजीब स्थिति है जिसकी चर्चा यहाँ मेन स्ट्रीम में नहीं हो रही है। दिल्ली में, नोएडा के मीडिया में तो बिल्कुल ही चर्चा नहीं हो रही है, बहुत कम चर्चा हो रही है। शायद छुपा के रखा जा रहा है, दबा के रखा जा रहा है कि इसकी चर्चा ना करो। और जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि चाहे वो एनकाउंटर की बात हो, कुछ और बात हो, ये सब किया जाए। क्या आपको क्या लगता है, कर्नाटक छोटी मोटी चीज़ नहीं होगी? कर्नाटक में बीजेपी की हार, अगर बीजेपी हारती है तो, अगर बोल रहा हूँ जो खबरों में है उस हिसाब से बोल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसकी आज की तारीख में कोई किसी भी ढंग से हम पुष्टि नहीं करते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन चूंकि जो सर्वे आए हैं उसमें बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या यही माना जाए कि वहाँ जो दूसरे जो बीजेपी के साथी हैं वो अब उस जहाज को छोड़कर दूसरे जहाज पे चढ़ने के लिए बेताब हैं, या कुछ और है? जो 5 साल का क्रियाकलाप है, 5 नहीं बल्कि 4 साल का जो क्रियाकलाप है, उसके हिसाब से ये बाहर निकलना चाहते, किस रूप में कर्नाटक को देखा जाए? देखिए राजीव जी, एक प्रश्न हम लोग पूछा करते थे अपने छात्रों से कि मान लीजिए इटली का कोई आदमी आपके घर खाना खाने आए तो आप उसको क्या खिलाएंगे? तो नॉर्मली बच्चा ये कहता है, साउथ इंडियन कहता है साहब डोसा खिलाएंगे, हम लोग कहते हैं छोला भटूरा। देखिए वास्तविकता में आपको ये देखना है जो गेस्ट आपके यहाँ आ रहा है वो क्या खाना चाहता है और वो क्या उसकी पसंद है। हर और हिंदुस्तान जैसे विविधता वाले देश में वो लोग, मानी बात है, वो ये मानते हैं कि जब आप हिंदी में बात करते हैं उनको लगता है ये अपनापन नहीं है, ये कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं। हमसे भी कोई तमिल में बात करता है, हम ठीक है भारतवासी हैं, लेकिन हम संवाद करते हैं हिंदी में, वो संवाद करते हैं मराठी में, वो संवाद करते हैं कन्नड़ में, तो उनमें अपनापन की भावना होती है। देखिए वास्तविकता में यही परेशानी आज की तारीख में बीजेपी में हो गई है।
बीजेपी में उनके दो ही लोग ऐसे हैं जो कंपेनिंग कर रहे हैं और दोनों हिंदी भाषी हैं और दोनों गुजराती हैं। कांग्रेस की जो रणनीति की सबसे अच्छी सुंदरता है, उनके यहां वोकलिंगा लीडर भी हैं, उनके यहां लिंगायत्स भी हैं, उनके यहां दलित भी हैं, उनके यहां कुर्बा भी हैं, उनके यहां बैकवर्ड्स भी हैं, उनके हर तरह के लोग हैं जो अपने लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है यह है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन की। बीजेपी ने जो बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्होंने हर चीज को अपने हाथों में केंद्रीकृत कर दिया है। और कांग्रेस ने, जैसे और लोग पूछते हैं कि साहब राहुल गांधी कर्नाटका क्यों नहीं जा रहे, देखिए वास्तविकता में राहुल गांधी वह बोलेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन होगा, वो संवाद स्थापित नहीं होता, क्योंकि वहां का आदमी जो सुनना चाहता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनना चाहता है, वो सुनना चाहता है डीके शिव कुमार को, सीधा रमैया को। जैसे मैं वहां के लोगों के रिस्पॉन्स देख रहा हूं, उनकी पहली पसंद सीधा रमैया है, क्योंकि बैकवर्ड नेता है, कुर्बा की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे हमारे यादव हैं वैसे हैं उनके यहाँ कुर्बा है। तो बेसिकली ये जो लड़ाई है ये है सेंट्रलाइजेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की। तो जो संवाद कांग्रेस स्थापित कर पा रही है वो बीजेपी नहीं कर पा रही है, और जो थोपा गया है कि उनको लगता है कि जो दिल्ली है वो उन पे चीजें थोप रही है। यही महाराष्ट्रियों को लग रहा है, यही बिहारियों को लग रहा है कि दिल्ली और गुजरातियों का डोमिनेशन हो रहा है। जो किसी भी क्षेत्र, हम उत्तर प्रदेश वालों को ये अच्छा नहीं लगता। हम संवाद कर सकते हैं अखिलेश यादव से, कर सकते हैं हम संवाद कर सकते हैं मायावती से, कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे दिखने वाले, हमारी जैसी उनकी भाषा है। लेकिन अगर दूसरे प्रदेश का या दूसरे भावना का या दूसरी वेशभूषा का आदमी जब हमसे संवाद करता है, हमको असुविधा होती है। ये भारत की विविधता है, इसको बीजेपी नहीं समझ पाई है, और आज की तारीख में कांग्रेस इसको समझ गई है, जिसका फायदा उसको मिल रहा है। जी, कांग्रेस समझ गई है। लेकिन प्रेम कुमार जी, बीजेपी के कई लोगों का यह भी कहना है कि भले 2 सीट आए लेकिन हम सरकार बना लेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है, क्या ये कॉन्फिडेंस कर्नाटक में चल पाएगा? देखिए राजीव जी, ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहिए कि येदियुरप्पा जी को तो सरकार बनाने के लिए बुलाया गया था पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन वो बना नहीं पाए थे। पूरी कोशिश, वो बहुमत साबित करने से पहले उनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो फिर कांग्रेस और जेडीएस की सरकार आई, कुमारस्वामी आए, बाद में जो कुछ हुआ सबके सामने है। और इसलिए ये कहना कि 2 सीट लेकर के भी सरकार बना लेंगे, और ये उसका जवाब वही है। लेकिन कर्नाटक की स्थिति बदली है। जिस तरीके से सरकार बनाने में भ्रष्ट तरीके इस्तेमाल किए गए, उसका गुस्सा है। 40% कट मनी का, और सेंट्रल लीडरशिप, जैसा कि कह रहे थे प्रोफेसर साहब, कि सेंट्रल लीडरशिप अपने हिसाब से वहां की राजनीति को हाँक रही है कि येदियुरप्पा चेहरा नहीं होंगे, फिर येदियुरप्पा के नाम पर हम वोट भी मांगेंगे, फिर मनचाहा बदलाव कर लेंगे, जिसको चाहे हटा देंगे। यानी कर्नाटक की कर्नाटक में ही नहीं चल रही है, तो इसके उलट कांग्रेस नीति लेकर आई है। तो इस वजह से भी वो बातें और निखर कर सामने आई है कि कर्नाटक को कर्नाटक से बाहर से रूल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो नफरत की पॉलिटिक्स बीते दिनों की गई, उसका भी बहुत सीमित प्रभाव जो है, सीमित तरीके से ध्रुवीकरण का असर देखने को मिला। वो जो व्यापक कर्नाटक में पोलराइज हो जाएंगे हिंदू मुसलमान, वो असर नहीं दिखा है। फिर वो दूध ब्रांड वाली जो बात है, नंदिनी बनाम अमूल की बात, वो भी वहां की कर्नाटक अस्मिता से जुड़ी हुई बात बनकर सामने आई है। क्योंकि अमूल में ये दम नहीं कि नंदिनी वाले प्राइस पर दूध बेच सके। नंदिनी जिस दाम पर दूध बेचता है, वो ब्रांड, वो दूध उस दाम पर बेचने के लिए वहां की सरकारों ने बहुत प्रबंध किए। अक्रॉस द पार्टी लाइन जितनी भी सरकारें आई क्षेत्रीय इस क्षेत्र में, कर्नाटक में, उन्होंने किसानों को इंसेंटिव्स दिए, सब्सिडीज दी, और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसका परिणाम है नंदिनी। तो नंदिनी कर्नाटक का प्राइड है। अब इस प्राइड को जिस तरीके से अमित शाह जी ने आकर के कहा कि अमूल और मिल करके पूरे
देश में, पूरे प्रदेश में अमूल और नंदिनी काम करेंगे तो उसका असर जो है किसानों ने अपने कर्नाटक प्राइड से जोड़ा है, इसका भी नुकसान दिख रहा है। तो जो लोगों को जो भी आकलन हो अलग अलग लोगों का, लेकिन हम ये मानते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी को 50 का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज में बीजेपी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, वहां भी बीजेपी की स्ट्रेंथ आधी होने जा रही है। इसके अलावा जो शहरी इलाकों में उनको बहुत उम्मीद रही है, बेंगलुरु वाले क्षेत्र में, वहां पर भी वो परफॉर्मेंस नहीं मिलने जा रहा है। तो फिर जेडीएस का जो इलाका है, तो वो जेडीएस अपनी पकड़ बनाए हुए है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट फिगर जो जेडीएस है कर्नाटक में लगातार बनी हुई है, देती रही है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अपनी संख्या को जब बहुत ज्यादा बहुमत के पार लाने का सर्वेस भी कह रहे हैं, जब वो उस स्थिति में दिख रही है, तो कर्नाटक का संदेश साफ है। और जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी वहां होंगे कि नहीं होंगे, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, राहुल गांधी के गए बगैर भी वहां पर आप देख रहे हैं, गए कैसे नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से तो गए, लेकिन चुनाव प्रचार में अभी उतरे बगैर ही कर्नाटक की फिजा बोलने लगी है, वहां की सत्ता में बदलाव चाहने लगी है। तो राहुल गांधी वहां जाएंगे तो बस एक ही बात का ख्याल रखना है, और मेरे ख्याल से कांग्रेस के रणनीतिकार इस बात को जरूर सोचेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली से आकर के वहां डिक्टेट करने वाली सियासत को बढ़ावा दे रही, कांग्रेस वैसा करती न दिखे, राहुल वैसा करते न दिखे। नेशनल पॉलिटिक्स को अलग रखते हुए जो क्षेत्रीय जरूरतें हैं, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, जो जीवन स्तर को सुधारने में स्थानीय सरकार की नाकामी का मसला है, उसको लेकर के अगर राहुल गांधी बोलते हैं तो वो ज्यादा असर करेगा। हिंदी में बोलते हैं तो एक और भाषा मिल जाएगी कर्नाटक को जिसमें ये बात एड्रेस हो रही होगी, लेकिन बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी वहां नेशनल इश्यूज पर बोले, ताकि वो फिर उसी लेवल पर आकर के अपनी कमियों की पर्दादारी करें। तो अगर कांग्रेस ने इस बात को समझ लिया तो ये जो मार्जिन है, ये जो फिजा है, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी और मार्जिन इतना बढ़ जाएगा कि वो 50 का फिगर जो मैं दे रहा हूं वो भी बीजेपी के लिए हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत यहाँ पर एक गंभीर बात आपने उठाई है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राहुल गांधी के जाते ही ये मामला जो है मोदी बनाम राहुल का आएगा और नेशनल इश्यूज यहाँ आ जाएंगे। नेशनल इश्यूज से बचने के लिए क्या अभी राहुल गांधी, या चूँकि समय अभी है 10 तारीख में अभी काफ़ी समय है, और राहुल गांधी अगर 5-6 सभाएं भी कर लेते हैं उससे पहले, तो ऐसे भी फिज़ा बदलती हुई और आखिरी समय में जो फोर्स होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्रशांत टंडन जी, किस रूप में आप सोचते हैं इसको जो मैं कह रहा हूँ, क्या लगता है, क्योंकि कई बार आखिरी समय में ज़ोरदार प्रहार किया जाता है, क्या वही प्रहार की उम्मीद हम रखें जब आखिरी समय आएगा, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मई कह लें, तब वहाँ बहुत एक्टिव मोड में राहुल गांधी भी नजर आएंगे, प्रियंका गांधी भी, हो सकता है सोनिया गांधी भी जाए, लेकिन राहुल और प्रियंका तो जरूर जाएंगे, पहले से बात हो रही है। जी 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 राजीव जी, बीजेपी कर्नाटक में थोड़ा सा फंसी हुई दिख रही है 2-3 मामलों पे। कुछ दिन पहले यही हमने चर्चा की थी हम लोगों ने कि टीपू सुल्तान, और मैंने कहा था कि बीजेपी के लोग टीपू सुल्तान का नाम भूल जाएंगे। आप देखिए कि बीजेपी के नेता टीपू सुल्तान का नाम लेने में घबरा रहे, वो बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल गलत नैरेटिव चला गया वहां पे। इनको अंदाज नहीं था और इनके लोकल वर्कर इनसे कह रहे थे कि टीपू सुल्तान से दूर रहिएगा। तो क्या होता है कि स्टेट के इलेक्शन में आप एक गलत नैरेटिव के साथ उतरते हैं, फिर उसको रिपेयर करना मुश्किल होता है। कई बार विपक्षी पार्टियों के साथ भी ये हुआ है। तो आप एक गलत नैरेटिव के साथ अगर उतर जाते हैं तो फिर मुश्किल होता है उसको बीच इलेक्शन में ठीक करना। जैसे मैच के दौरान आप प्लेयर बदलना या स्ट्रेटजी बदलना नहीं, आप उसमें गोल नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो एक तो ये बात हो। दूसरी बात ये कि
बीजेपी लिंगायत से बहुत घबराई हुई है। यानी मामला ये है कि उसने अपने पूरी इमारत जो है, पॉलिटिकल इमारत, लिंगायत वोट के इर्द गिर्द खड़ी की। अब उनके पास येदियुरप्पा रिटायर हो चुके हैं और उस लिंगायत पॉलिटिक्स में बहुत दूसरे इनरोड्स भी आ गए हैं। जैसे 60% एक लिंगायत कम्युनिटी है जिसको पंचमशाली लिंगायत कहते हैं, वो लिंगायत बीजेपी से नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आरक्षण का जो मामला किया, जो शायद अभी धनंजय जी बात कर रहे थे, धनंजय जी, तो आरक्षण का जो मामला गया वहां पे, उसने उल्टा काम किया है। उसने पंचमशाली लिंगायत को नाराज कर दिया। वो लिंगायत कम्युनिटी में 60% है और अभी भी लगभग 26% टिकट जो बीजेपी ने बांटे वो लिंगायत कम्युनिटी से बांटे हैं। तो बीजेपी का पूरा जो पॉलिटिकल गेम है वो लिंगायत कम्युनिटी पर है। अब उस वजह से क्या हो रहा है कि दूसरे समाज नाराज हो रहे हैं। लिंगायत समाज में भी एक बड़े धड़े के अंदर नाराजगी है आरक्षण को लेकर। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी, जो बहुत से लोग चाणक्य वगैरह की बात करते हैं, बीजेपी की स्ट्रेटजी कर्नाटक के इलेक्शन में शायद जो है उतनी कारगर नहीं रही है। अब पोस्ट हांग असेंबली अगर आती है, कुछ होता है और वो बना लेंगे ऐसे दावे आ रहे हैं, वो भी मैं कह दूं कि अब वो महाराष्ट्र अब नहीं हो पाएगा, अब मुश्किल होगा। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी अब देखेंगे आगे। टिकट बंटने में काफी सरमुटव्वल है। डिप्टी सीएम उनके कांग्रेस में आ चुके हैं मेरी खबर के मुताबिक। तो मुश्किल में है बीजेपी कर्नाटक में, और गलत नैरेटिव और गलत स्ट्रेटजी जो है वहां पे साथ चली गई। अब उसमें वो शेर चीते के साथ, हाथी के साथ फोटो से वो नैरेटिव नहीं बदलता। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत कुछ बदलते हुए हम देख रहे हैं और आने वाले समय में और भी देखेंगे बदलते हुए। और शायद इसीलिए अब अमित शाह जो हैं कभी वेस्ट बंगाल पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं और से हरी झंडी दिखाते हुए नज़र आते हैं। तो क्या इनके भी जो सभाएं इनकी भी क्या कम हो गई हैं, या ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग क्या करते हैं, वो कुछ बोले जा करके तो उसके बाद। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अभी तक कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं है। जैसे कुछ शब्द दे देते हैं ना, अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी कब्र को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे थे, कभी नीच की बातें बहुत होने लगती हैं, कभी कुछ और बातें। तो अभी तक कुछ बात ऐसी निकल के आई नहीं है क्या? और शायद इंतज़ार हो रहा हो कि कुछ ऐसे शब्द आ जाएं तो फिर भाषण के सिलसिला को आगे बढ़ाया जाए। क्या ऐसा माना जाए संजय जी? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। थैली शाह को जब चाणक्य बनाएंगे तो यही होगा, और थैली से चाणक्य का काम नहीं हो सकता। तो यही हुआ है। लेकिन जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो कर्नाटक में जो किया जा रहा है वो कर्नाटक के लिए है कि यूपी और बिहार के लिए है या गुजरात के लिए है, ये भी सोचना पड़ेगा। अगर वहां हिंदू मुसलमान किया जा रहा है तो उसका फायदा नुकसान तो इधर हिंदी बेल्ट में भी पड़ेगा, होगा। तो वहां अगर वो फंस गए हैं तो इसलिए कर रहे हैं, या उनकी योग्यता ही वही है इसलिए कर रहे हैं, जिस भी कारण से कर रहे हो, वहां जीत जाए या हार जाए वो भी अलग है, लेकिन उसका फायदा या नुकसान, माने बीजेपी को फायदा और देश को नुकसान तो हो ही रहा है। अब माने अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव जैसा अभी कहा कि अपने काम पे करना चाहिए कि हमने ये काम कर दिया, हमने नोटबंदी इसलिए की थी, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, देखो इनको बंद कर दिया। तो इस पे क्यों नहीं बात कर रहे? और ये नहीं करके इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अडानी पे जवाब नहीं है। तो जो फंसे हुए हैं वो कितना छिपाएंगे और कितना बचाएंगे, तो वो तो सब दिख रहा है। लेकिन उसमें सबसे फायदेमंद होता है कि आप सांप्रदायिक भड़का दीजिए भावना, और वो वहां
किया जा रहा है, जिसका फायदा अगर कर्नाटक में नहीं होगा और अगर वो जान भी रहे हैं कि नहीं होगा तो आगे होगा। जैसे इन दिनों छत्तीसगढ़ में वो कल परसों हुआ शपथ ग्रहण कि हम इनसे उनसे सामान नहीं खरीदेंगे वगैरह वगैरह, वो बिल्कुल देशद्रोही मामला है। और अगर यूपी वाले, अगर बीजेपी रूल्ड स्टेट में होता है और कोई एक्शन नहीं होता है तो बड़ी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हुआ तो छत्तीसगढ़ में तुरंत एक्शन होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की या कांग्रेस की मजबूरी है कि उस मामले को इग्नोर किया जाए। करना चाहिए था कि नहीं किया जाए वो अलग बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन आइडियली उसमें करना चाहिए था एक्शन। और लेकिन अगर उसको बहुत सीरियस कर दिया जाए तो इनको भुनाने के लिए मौका मिल जाएगा, और ये कर्नाटक में तो भुनाएंगे ही, जिसका फायदा इनको आगे जाके छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो इनकी पॉलिटिक्स इतनी घटिया और इतनी खराब है कि उसमें बात तो उसी पे होनी चाहिए। और जो मैं बीजेपी के इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, तो मैं वो यही कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग क्यों इस थैली शाह को चाणक्य मान रहे हैं और क्यों नहीं अपना सुझाव दे रहे हैं। नेता का काम ये थोड़ी होता है कि हर चुनाव में वही जाए और सिखों का वोट चाहिए तो गुरुद्वारा चला जाए, ईसाइयों का वोट चाहिए तो चर्च चला जाए, और मुसलमानों का वोट चाहिए तो मस्जिद चला जाए या मुसलमानों के खिलाफ दंगा करवा दे। एक ही आदमी सब काम नहीं कर सकता है। जैसा भी कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी को जाने की क्या जरूरत है, वहां के लोग हैं, वहां के लोग देखेंगे। लीडर वही अच्छा होता है, लीडर वो अच्छा नहीं होता है जो बंगाल में चुनाव हो तो प्रधानमंत्री का काम छोड़ करके पश्चिम बंगाल में डेरा डाल दे, या सुबह की शाम से फ्लाइट से जाए और शाम की फ्लाइट से लौट करके आए, क्योंकि हवाई जहाज में पैसा तो पार्टी का लग नहीं रहा है, देश का फूकना है तो फूके जा रहे हैं। तो वो लीडर नहीं होता है। तो ये सब चीजें तो बीजेपी को या बीजेपी के जो समर्थक है उनको समझने की जरूरत है, और तब तक नहीं समझे जब तक उनको बीजेपी अच्छा लग रहा था या बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही थी तो ठीक था। लेकिन अब तो जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उनको ये सब चीज देखने और समझने की जरूरत है कि बीजेपी जो कर रही है वो क्या कर रही है। तो बीजेपी हालांकि अपने हिसाब से वो फायदे का ही काम कर रही है, लेकिन वो देश के खिलाफ है। तो ये बीजेपी वालों को ही देखने की जरूरत है, दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तब होता कि हाँ पार्टी अच्छी है, तब होता कि हाँ लीडर अच्छे हैं, तब होता कि हाँ उस पार्टी में लोग अच्छे हैं। अगर कांग्रेस में कोई अच्छा करेगा तो हम आप सब लोग और कांग्रेस के लोग भी अच्छा बोलते हैं, खराब होता है तो बोलते हैं, लेकिन बीजेपी में तो ये हो ही नहीं रहा है, कम से कम पिछले 10 साल से। तो अब समय आ गया है कि बीजेपी के लोग बताएं कि भाई पॉलिटिक्स आप क्या कर रहे हो, हिंदू मुसलमान करके कितने दिन पार्टी चलेगी। और इसका नुकसान ये होना है कि विपक्ष तो कमजोर हो जाएगा। मान लीजिए अभी बीजेपी हार जाती है तो क्या फिर आगे चुनाव लड़ने लायक रहेगी, और नहीं रहेगी तो भारत में विपक्ष का क्या होगा, मेरी चिंता वो भी है। अभी बीजेपी हार जाए ठीक है, कांग्रेस की सरकार बन जाए वो भी ठीक है, लेकिन भारत में कांग्रेस का विपक्ष ना हो, कांग्रेस का विरोधी ना हो, ये भी तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इसके लिए बीजेपी को या बीजेपी जैसी किसी पार्टी को तो होना और मजबूत होना दोनों जरूरी है, जो नहीं हो रहा है। और ये चिंता की बात है, और ये बीजेपी वाले ही देखे, मैं क्या देखूं या हम लोग क्यों देखें। तो ये भी नहीं हो रहा है। तो बीजेपी कर क्या रही है, बड़ी बात तो कह वही रहे हैं। समझे। क्या आप 303 से क्या फिर से 2 सीटों पे लाने की बात कर रहे हैं क्या आप? खैर, आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए हमारे साथी धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे, और समझना चाहता हूं आपसे भी कर्नाटक की परिस्थितियां, चूंकि पास में है, आपके पास में इसलिए भी अब क्या बिल्कुल गाड़ी छूट चुकी है, हाथ से सब कुछ निकल चुका है, ऐसा मान लिया जाए, या अभी भी बाकी है बहुत कुछ? देखिए, संजय भाई ने जो कहा अभी लास्ट में, वो मेरे दिमाग में कब से चल रहा कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये 2 के अलावा कोई तीसरा है नहीं बीजेपी में। तो ये 2 जब खुश हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे, तो बीजेपी को संभालेगा कौन? और बीजेपी को जब संभालने वाला बचेगा नहीं, तो जब 2 थे तब तो आडवाणी थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे, अभी तो वो भी नहीं है, तो वो बचेगा कैसे? लेकिन मेरी ये चिंता नहीं है कि बीजेपी नहीं रहेगी तो देश का विपक्ष कहाँ रहेगा। देश का विपक्ष कम्युनिस्ट है, देश का विपक्ष जो है वो समाजवादी है, कांग्रेस के असल विपक्ष यही है। ये जो लोग हैं ये तो देश तोड़ने वाले लोग हैं, ये विपक्ष के लोग नहीं है। इन्होंने जो है अनुच्छेद जो है, मैं भी पढ़ रहा था कि अनुच्छेद 15 में लिखा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बताइए कि जो ओथ लेते हैं हम इनसे सामान नहीं खरीदेंगे
और सरकार उनके साथ खड़ी होती है, तो कैसे है वो, देशभक्त कैसे हैं और संविधान के कैसे ये सम्मान करने वाले लोग हैं और भारत को एक कैसे रखेंगे, वो विपक्ष कैसे बन सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूं विपक्ष के तौर पे भी न रहे ऐसे इस तरह के लोग। और बीजेपी में पहले हालांकि अच्छे लोग थे, कैसे ऐसे लोग आ गए मुझे समझ में नहीं आया, डीएनए कैसे अचानक चेंज हो गया। क्या और बात कहूं कर्नाटक पे राजीव जी, जो प्रोफेसर स्वामी जी ने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की जो बात कही, देखिए संविधान तो यही कहता है कि हमारा संघीय ढांचा है, राज्य राज्य है, केंद्र केंद्र है। मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि जब संविधान सभा बनी तो किस तरह से बहस हुई हर चीज को लेकर के, और केंद्र को कितनी ताकत दी जाए इस पर बहुत लंबी बहस हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला था। लेकिन ये जो फाइनल बात हुई वो ये बात हुई कि राज्य अपने आप में स्वायत्त है, और अगर कभी लगे केंद्र को कि राज्य देश हित से अलग चल रहा है तो 356 का इस्तेमाल करे और राज्यपाल के अनुसार करके वो उस पर केंद्रीय शासन हो। लेकिन जो हर स्टेट की अपनी जो पहचान है, भाषा के स्तर पे पहचान है, संस्कृति के स्तर पे पहचान है, या स्थानीय नेता है, स्थानीय मुद्दों के स्तर पे जो पहचान है, वो पहचान रहनी चाहिए। जब देश को आप राज्यों को देश से जोड़ देंगे इस तरह से कि जो राष्ट्रीय समस्या है वही स्टेट की समस्या है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। बिहार की समस्या अलग है, राजस्थान की समस्या अलग है, मध्य प्रदेश की समस्या अलग है, दक्षिण भारत की समस्याएं अलग अलग है। तो अलग अलग समस्याओं को क्षेत्रीय जो नेता है, वो चाहे क्षेत्रीय पार्टी के नेता हो या जो नेता कांग्रेस के नेता, सबकी ये जिम्मेदारी है कि आप स्थानीय स्तर पे बात कीजिए। स्थानीय मुद्दे ज्यादा जरूरी है नागरिकों के। तो बीजेपी ने पिछले 9-10 वर्षों में क्या किया है कि स्थानीय मुद्दों को खत्म कर दिया, और मुद्दा एक ही है देश में, वो है देश के लिए जो देश हित की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वही मुद्दा, और यह है कि कांग्रेस तरह खत्म कर दिया जाए, ये मुद्दा है बीजेपी के साथ। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि कर्नाटक की जनता भी क्या ये चाहती है? तो ये देखने में आ रहा है कि कर्नाटक की जनता जो है चाहती है कि अब बहुत हो गया, थोड़ी हमारे विकास की बात करिए, देश को आगे बढ़ाने की बात कीजिए, सामाजिक समरसता की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए। आप जो है हिंदू मुसलमान करिएगा तो रोजगार तो सबका घटेगा। और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिस तरह से अडानीवाद हुआ है, उस अडानीवाद में क्या हुआ है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं, मीडिया के सूत्रों में भी आ रहा है कि भाई ये पैसा तो नोटबंदी के बाद आया था काला धन निकल करके, और ये नोटबंदी के बाद जो काला धन है वो 45% काला धन जो है अडानी की कंपनी में लग गया। अब थोड़ा सा जिक्र किया संजय भाई ने, जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसने क्या कहा, कुछ अभी मीडिया में कहीं ये चर्चा नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 दिन पहले मीडिया में ये चर्चा थी कि अडानी ने उसका विरोध किया है, और अडानी के लोगों ने कहा है कि आपकी ये जो रिपोर्ट है वो खारिज करते हैं, वो गलत रिपोर्ट है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, जो दुनिया में फाइनेंस के स्तर पे सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, उसने कहा कि हमारी रिपोर्ट सही है और आप जो कह रहे हैं हम नहीं मानते हैं, और आपको लगता है ये गलत है तो आप केस कीजिए। और ये जो 45% जो देश में एफडीआई आया है 2017 से 22 के बीच में, उसमें से 45% एफडीआई का पैसा जो है वो अडानी की कंपनियों में लगा है। वो कैसे लगा है, कौन लगाया है, किसका पैसा है? इसलिए राहुल गांधी का जो 20,000 रुपए का सवाल, 20,000 करोड़ का जो सवाल है, हालांकि 20,000 करोड़ भी कम रकम है, उससे ज्यादा बड़ा वो कई लाख करोड़ की बात की जा रही है। तो वो जो पैसा है वो कहां से आया है, इस पे जवाब नहीं सूझ रहा है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये भी दिख रहा है कि ये सारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो कल तक अलग थलग दिख रही थी, लग रहा था कि अलग रह करके इन्हीं को हेल्प कर रही हैं, अब वो सारी पार्टियां न ईडी से डर रही हैं, न सीबीआई से डर रही हैं, न अमित शाह से डर रही हैं, न मोदी जी से डर रही हैं। उनको डर है तो अपने अपने हिस्से की जनता, अपने अपने स्टेट की जनता से डर है कि जनता अगर बिगड़ गई तो कोई बचाएगा नहीं, डूबेंगे और हम भी डूब जाएंगे। तो राहुल गांधी, एक और बात करके खत्म करूं, राहुल गांधी जो किया है, जो भारत जोड़ो यात्रा हुई जिसमें जनता से जुड़ने की बात, अब राहुल गांधी जो है देश के नेताओं से जुड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए वो नीतीश कुमार से मिले, इसलिए शरद पवार अगर सलाह देने गए हैं कि आप जाइए उद्धव ठाकरे से मिलिए, ममता बनर्जी से मिलिए, ठीक है, सलाह अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी के दिमाग में भी ये है
और आप देखिए कि जो नीतीश कुमार आते हैं और साथ में तेजस्वी हैं, वो वीडियो अगर है आपके पास तो दिखाइए स्क्रीन पे। उस वीडियो में खड़गे साहब बाहर खड़े हैं और लोग बाहर खड़े हैं और अंदर से आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव को किस तरह से खींच करके राहुल गांधी ने सामने किया कि तुम आगे आओ। बिल्कुल। उसके पे बैठने के लिए किस तरह हुआ कि सेंटर में कौन बैठेगा, खड़गे साहब को बैठने के लिए कहा गया तो नीतीश जी को बैठने के लिए कहा गया, नीतीश जी कह रहे राहुल जी को आप बैठिए सेंटर में। तो ये जो नजारा है, ये लोकतंत्र का एक बेहतरीन दृश्य मुझे कल दिखाई पड़ा, और मुझे लगा एक संभावना जगी कि अब जो राहुल गांधी हैं वो जो कह रहे हैं, एक जो अहंकार से भरे लोग जो हमारे देश में छा गए हैं, जिनको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, और वो बात तभी करने आते हैं, झुकते तभी हैं जब उनको लगता है कि हम अब मटिया मेट होने वाले हैं। लेकिन भाई, समय बार बार किसी को समय नहीं देता है, समय एक बार माफ करता है, 2 बार माफ करता है। अब जब अति हो जाती है तो अति सर्वत्र वर्जयेत। तो ये मुझे लगता है कि ये अलार्म है बीजेपी के लिए, और जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो सही मायने में नेता हैं, जिनको नेतागिरी से मतलब है, उनको अब पार्टी में ये सवाल उठाना चाहिए। ये अहंकारवाद नहीं चलेगा। ये जो ईडी सीबीआई की बात करते रहे हो, 10 साल शासन में हो, आप अपने काम क्यों नहीं जनता के सामने ले जाते हो कि हमने ये काम किया है? ईडी सीबीआई के भरोसे अब भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके कब तक शासन करोगे? हो गया, देश की जनता जानती है। ये जो आप जो 300 करोड़ के जो घूस लेने की बात कही मलिक साहब ने, और उसके बाद आप लोगों ने इंटरव्यू किया और उसके बाद नोटिस आ जाता है आपके पास, तो बताता है कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन सबूत जो है वो नोचने से गायब नहीं होता है, सबूत मिटता नहीं है, तथ्य है। आप तथ्य को, इतिहास को जिस तरह से बदलना चाह रहे हो, इतिहास नहीं बदलेगा। आप इतिहास में दफन हो जाओगे ये कहते हुए कि भैया ये वो लोग हैं जो इतिहास को बदलने आए थे। इतिहास ऐसे नहीं बदलता है, इतिहास बनाया जाता है, फिर इतिहास बदलता है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास बदलता है, बनाया जाता है, फिर बदलता है। लेकिन साथ साथ आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि राहुल गांधी अभी भी एक यात्रा पे हैं, और वो यात्रा है विपक्ष जोड़ो यात्रा। पहले भारत जोड़ो यात्रा पे थे, अभी विपक्ष जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी निकले हुए हैं, इसलिए बिजी हैं, इसलिए कर्नाटक नहीं जा पा रहे हैं, जाएंगे जल्दी ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको, संजय जी आपको, प्रशांत टंडन जी आपको, प्रेम कुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और धनंजय कुमार जी, और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और अमलिंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस चर्चा के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथी लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, सबके अपने विचार, अपने जो होते हैं वो लिखते हैं, और देखिए क्या शानदार बातें आप लोगों की आती हैं। निशित पटेल कह रहे हैं अगर राहुल गांधी के हाथ कुछ नहीं है तो अपोजिशन के नेता मिलने क्यों जाते हैं? अगर उनके पास, सही बात है कि अगर वो कुछ नहीं है तो अपोजिशन के नेता जो हैं उनसे मिलने क्यों जा रहे हैं? विक्टर 22 कह रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया में सिर्फ